नमस्कार, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। आप देख रहे हैं पावर ट्रेड। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। बाजार ने कल जून सीरीज की शानदार क्लोजिंग की है और आज से हो रही है जुलाई सीरीज की शुरुआत। 2017 के बाद 5 लगातार पॉजिटिव सीरीज हमने देखी नहीं है, लेकिन क्या इस बार ये ट्रेंड रिवर्स होगा? संकेत तो मिल रहे हैं क्योंकि एफआईज जमकर खरीद रहे हैं। कल बहुत ही शानदार बाइंग का फिगर आया है। सितंबर के बाद पहली बार इतनी बड़ी क्वांटम में एफआईज ने कैश में बाइंग की है, तो माहौल अच्छा है। आपकी हम कमाई कराएंगे। अगले 2.5 घंटे हमारे साथ आप बने रहिए। हमारी सहयोगी मानसी दवे भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं केनरा बैंक हेडलाइंस के साथ। टेक शेयरों के दम पर अमेरिकी बाजारों में शानदार तेजी। डाउ जोन्स 400 अंक उछलकर दिन की ऊंचाई पर बंद। नैस्डैक भी करीब 200 अंक दौड़ा। S&P 500 भी रिकॉर्ड स्तर के पास बंद। डाउ फ्यूचर 50 अंक चढ़ा तो नैस्डैक फ्यूचर सपाट। एशियाई बाजारों से दमदार संकेत। गिफ्ट निफ्टी 100 अंक चढ़कर 25,700 के ऊपर। निकेई में 600 अंकों की मजबूती। वहीं कोस्पी सपाट। कच्चा तेल हल्की तेजी के साथ $68 के ऊपर। कॉमेक्स पर सोने चांदी पर दबाव। घरेलू बाजार में सोना 96,700 के पास सपाट। वहीं चांदी 2,000 रुपए चढ़कर 1,07,000 रुपए के ऊपर। 3 दिन की खरीदारी के बाद डीआईएस ने की बिकवाली। कल कैश में 195 करोड़ रुपए के शेयर बेचे, लेकिन 3 दिन की बिकवाली के बाद एफआईज की जबरदस्त खरीदारी। कल कैश में 12,594 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे और इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग होल्डिंग एक झटके में बढ़कर 38%। हिटाची एनर्जी को पावर ग्रिड से 30 ट्रांसफार्मर सप्लाई का मिला ऑर्डर। 765 केवी के सिंगल फेज ट्रांसफार्मर सप्लाई करेगी कंपनी। 3 एसएमई आईपीओज सुपरटेक ईवी, सनटेक इंफ्रा सॉल्यूशंस और रामा टेलीकॉम का आज है आखिरी दिन। मार्केट एक्सपर्ट तपन दोषी की तीनों ही एसएमई आईपीओज में अवॉइड की राय। पहले दिन इंडो गल्फ क्रॉप साइंसेस का आईपीओ सिर्फ 42% भरा। प्राइस बैंड 105 से 111 रुपए। मार्केट एक्सपर्ट शरण लीलानी की अवॉइड की रेटिंग। आज खुलेंगे 2 नए एसएमई आईपीओज, नीतू योशी और एड काउंटी मीडिया। सुबह 8:40 पर एसएमई आईपीओ में सावधान सेगमेंट में जानेंगे कि इन आईपीओज में क्या हो आपकी रणनीति। आज वित्त मंत्री पब्लिक सेक्टर बैंकों के प्रमुखों के साथ करेंगे रिव्यू बैठक। डीएफए सेक्रेटरी समेत कई बड़े अधिकारी रहेंगे मौजूद। बॉलीवुड के ब्लॉकबस्टर शोले ने पूरे किए 50 साल। देखिए हमारा खास शो कमाई के शोले आज दोपहर 12:30 बजे। एसएमई डे पर 18 स्वदेश पर देखिए खास शो एमएसएमई गाइड आज शाम 6 बजे। और मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिन में गुजरात और महाराष्ट्र में भारी बारिश का अलर्ट किया जारी। महाराष्ट्र के रायगढ़, मुंबई, ठाणे और पालघर में येलो अलर्ट जारी, तो दिल्ली में भी हल्की बारिश का अनुमान। आप देख रहे हैं पावर ट्रेड और आने वाले 2.5 घंटे पावर पैक्ड होने वाले हैं। नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं हम। जुलाई सीरीज और जून सीरीज में काफी एक्शन देखने को मिला, काफी सारे ट्रिगर्स, काफी सारी हैपनिंग्स के बीच भारतीय बाजार ने मैच्योरिटी दिखाई। तो चलिए आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र की शुरुआत कर लेते हैं, लेकिन नई सीरीज की भी शुरुआत यहां से। जुलाई सीरीज में किस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप होते हुए दिखेंगे, विदेशी बाजार से क्या कुछ होगा, डोनाल्ड ट्रंप कितने ट्वीट्स करेंगे और साथ साथ भारतीय बाजार अपनी तेजी की चाल कितनी आगे बढ़ाएगा, इन सारी चीजों पर रहेगा फोकस। मैं मानसी दवे और मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम। भारतीय बाजार की शुरुआत से ठीक पहले विदेशी बाजार से संकेत, इसके साथ हमारे एक्सपर्ट्स की पैनल भी जुड़ेगी। वो आपको बताएगी कि आज के सत्र में स्ट्रैटेजी क्या बनाएं। 25,500 के पार निफ्टी में अब आगे कौन से रास्ते खुलते हुए दिख रहे हैं, नए उच्चतम स्तर देखने के बाद बैंक निफ्टी पर कहां नजर रहनी चाहिए, इन तमाम चीजों पर बातचीत होगी। लेकिन शुरुआत में 4 अहम ट्रिगर्स बाजार के आपके सामने हम रखते हैं और उसी के साथ साथ आपको बताते हैं
कि भारतीय बाजार की तस्वीर और रूपरेखा इन तमाम ट्रिगर्स के इर्द गिर्द आज के सत्र में देखने को मिलेगी। अच्छे संकेत विदेशी बाजार से गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इम्प्लाइड ओपन मजबूत 100 अंकों की मजबूती के साथ, और बीती रात विदेशी बाजार में यूएस मार्केट्स में टेक्नोलॉजी स्पेस की बदौलत टेक शेयरों के दम पर अमेरिकी बाजार में अच्छा एक्शन। नैस्डैक तो तेजी दिखाई रहा था, डाउ जोन्स में भी 400 अंकों की मजबूती दिखी। विपरीत सेंटिमेंट विदेशी संस्थागत निवेशक और घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से आ रहे हैं। एफआईएस खरीदारी कर रहे हैं 12,594 करोड़ की। इसके ठीक सामने डीआईएस की बिकवाली के आंकड़े, भले ही छोटा आंकड़ा है लेकिन बिकवाली के आंकड़े आए जरूर हैं। करीब 200 करोड़ की बिकवाली डीआईएस की तरफ से। इस पर बुलेटिन में आगे बातचीत होगी। कच्चे तेल की चाल पर नजर रखें, $68 के ऊपर है, लेकिन कह सकते हैं कि सेंटिमेंट्स जो है जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स छटते हुए दिखे तो उबाल जो है वो थमा है। सोने चांदी की चाल में चांदी आउट परफॉर्म करती हुई, सोने में गिरावट 3,330 के करीब इसके आसपास, और घरेलू बाजार में 96,700 के पास सोना सपाट, लेकिन चांदी 1,07,000 के ऊपर ट्रेंड करती हुई। और इसी के साथ साथ आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पीएसयूज बैंक के प्रमुख के साथ बैठक करने जा रही है, और इस बैठक के अहम मुद्दे एजेंडा जो है लगातार हम आपके सामने रख रहे हैं। बैठक में बैंक्स के कामकाज का रिव्यू होता दिखेगा। डीएफएस सेक्रेटरी समेत कई बड़े अधिकारी भी इस बैठक में शिरकत करेंगे। तो इस बैठक पर फोकस है, हमारे संवाददाता लगातार इसे ट्रैक कर रहे हैं और आपके लिए सारे अपडेट्स हम लेकर आए। तो बाजार के लिए संकेत अच्छे हैं। ग्लोबल बाजार ने दौड़ लगाई है, भारतीय बाजार ने साथ दिया है, और एफआईज ने कहा कि ठीक है हम भी अपने शॉर्ट्स को काट लेते हैं। और कल बेहद जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग हमने देखी। कल हम चर्चा कर भी रहे थे कि एफआईज की शॉर्ट कवरिंग आएगी आएगी आएगी। आज हम देख रहे हैं कि अब जो लॉन्ग होल्डिंग है अब वो 22, 23, 24% नहीं है, 38% की लॉन्ग होल्डिंग है, और एक निश्चित तौर पर बड़े ट्रिगर का काम करेगी। तो आगे हम अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ेंगे, उनसे भी चर्चा करेंगे। उसके पहले आपको हम इंडेक्स को लेकर गाइड करेंगे और बताएंगे कि जून की जो सीरीज बीती है कैसी बीती है, और जुलाई सीरीज के लिए क्या संकेत मिल रहे हैं बाजारों के लिए। लेकिन पहले ग्लोबल संकेत जो कि क्रूशियल है भारतीय बाजार के लिए। चौतरफा तेजी तो हमने देखी है, क्योंकि अमेरिका के बाद एशियाई बाजारों भी आज रौनक दिखा रहे हैं। मानसी, गुड मॉर्निंग। कैसा माहौल है ग्लोबल, क्योंकि अब तो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स तो ऐसा लग रहा है कि नहीं अब पीछे छूट गए। हमने चर्चा भी नहीं की है, ना तो हमने कोई ग्राफिक्स बनाया आज। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग अभिषेक। ठीक है संकेत, विदेशी बाजार भारतीय बाजार को परेशान तो नहीं करेंगे एटलीस्ट। अगर परेशान जब कर भी रहे थे तो भारतीय बाजार ज्यादा तूल नहीं दे रहे थे। लगातार हम कह रहे थे कि विदेशी बाजार की उठापटक को दरकिनार कर भारतीय बाजार अपना ट्रेंड तेजी का दिखा रहे हैं। लेकिन दिस मॉर्निंग गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इम्प्लाइड ओपन 100 अंकों की मजबूती जब शुरुआत हुई थी नजर आ रही थी। इस वक्त 118 अंकों की मजबूती, 25,700 के लेवल्स देखने को मिले हैं। तो 100 अंकों की तेजी के साथ खुलने के आसार तो भारतीय बाजार के बनते नजर आ रहे हैं। यूएस के मार्केट्स बीती रात अच्छे एक्शन के साथ कामकाज कर रहे थे, और आउट परफॉर्मेंस टेक्नोलॉजी हैवी इंडेक्स नैस्डैक की तरफ से देखने को मिला। टेक्नोलॉजी वाले स्टॉक्स में अच्छा एक्शन है, तो आज के सत्र में डोमेस्टिक आईटी कंपनियों पर भी नजर रखिएगा, और डोमेस्टिक आईटी में लार्ज कैप और मिड कैप आईटी कंपनी पर भी नजर होनी चाहिए। डाउ में जो वॉलेटिलिटी थी वो कम हुई है, और तेजी का दौर वापस लौटता हुआ देखने को मिला। करीब 400 अंकों की मजबूती के साथ हमने कल दिन की ऊंचाई पर डाउ को भी क्लोज होता देखा, और एसएनपी में भी रिकॉर्ड ऊंचाई से बेहद नजदीक क्लोजिंग देखने को मिली। तो हर निशान के साथ इंडिसेस तो अच्छा एक्शन दिखा रहे थे यूएस मार्केट्स में। सेक्टर और स्टॉक स्पेसिफिक भी एक्शन वहां पर भरपूर देखने को मिला। इसके अलावा कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन जिस पर नजर रखनी चाहिए। मई के पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के आंकड़ों पर नजर रहेगी। पर्सनल इनकम, कंज्यूमर स्पेंडिंग, कंज्यूमर सेंटिमेंट के आंकड़ों पर नजर रहेगी। और डाउ फ्यूचर्स में फिलहाल अगर आप देखेंगे करीब 40-50 अंकों की मजबूती के साथ कामकाज देखने को मिला है। तो फ्यूचर्स से भी सेंटिमेंट ठीक ठाक नजर आ रहे हैं। इसके अलावा टैरिफ की डेडलाइन यूएस बढ़ा सकता है। काफी इंटरेस्टिंग टेक आया है व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट की तरफ से कि टैरिफ पर डेडलाइन बहुत जरूरी नहीं है, शायद इसे बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप इस पर फैसला लेंगे। सो यहां से कुछ हो सकता है डेवलपमेंट्स आ सकते हैं, लेकिन वो जो भी डेवलपमेंट्स आएंगे ओवर द वीकेंड या फिर अगले हफ्ते आते हुए नजर आएंगे, लेकिन इसके संकेत जरूर व्हाइट हाउस की तरफ से आते हुए दिखे हैं। एशियाई बाजार देख लेते हैं, ठीक ठाक संकेत वहां से भी। चौथे दिन लगातार निक्केई जो है वो तेजी दिखा रहा है, 600 अंकों के उछाल के साथ इस वक्त ट्रेड देखने को मिल रहा है। वहीं कोरिया के बाजार दायरे में फंसे जरूर हैं, लेकिन एशियन मार्केट्स में हांगकांग के बाजार की चाल पर भी नजर होनी चाहिए। इवेंचुअल इंपैक्ट भारतीय बाजार पर
उन्हीं से आता है। और अन्य संकेतों की अगर बात करेंगे, मांग बढ़ने की उम्मीद से कच्चे तेल में हल्की सी तेजी जरूर है, लेकिन वो जो बड़ा उबाल था वो अब खत्म हो चुका है। $68 के आसपास ही ब्रेंट क्रूड इस वक्त ट्रेंड करता हुआ और घरेलू बाजार में भी संकेत कुछ ऐसे ही नजर आएंगे। सोने में सीमित दायरे में कामकाज, लेकिन चांदी अब भी आउट परफॉर्म करती हुई, और दोनों प्रेशियस मेटल्स में चांदी पर एक्सपर्ट्स का कन्विक्शन ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा डॉलर इंडेक्स करीब 3.25 साल के निचले स्तर पर 97 के आसपास देखने को मिला है और US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 4.25% पर। आज भारतीय बाजार में करेंसी ओपनिंग पर नजर जरूर रखें। लगातार रुपए की चाल में मजबूती जो है, ये भी एक चीज है जिसे नोट जरूर करना चाहिए। कल करीब 40 पैसे की मजबूती के साथ रुपया क्लोज हुआ था। तो विदेशी बाजार अच्छे दिख रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इम्प्लाइड ओपन अच्छे हैं। एशियाई बाजार से मजबूत संकेत और US के मार्केट्स ने भी ओवरनाइट अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। नई सीरीज की शुरुआत भारतीय बाजार करने जा रहे हैं। आइए इंडेक्स वाइज नई सीरीज से शुरुआत से ठीक पहले आज सेंटिमेंट्स कैसे हैं, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, FIs DIs के आंकड़े क्या बयां कर रहे हैं, सब कुछ एक एक कर समझते हैं। अभिषेक, FIs की बिकवाली के आंकड़े और DIs की खरीदारी के आंकड़ों का ट्रेंड था, ये ट्रेंड आज रिवर्स हुआ है। DIs ने 195 करोड़ की बिकवाली की है और FIs ने करीब 12,000 करोड़ की खरीदारी का रुख अपनाया है। मानसी, देखिए खरीदारी आनी ही थी। हम तो कह भी रहे थे कि नहीं, अब ये बस कुछ दिनों की बात है, मतलब जल्दी आ जाएगी। और कल बेहद शानदार कल खरीदारी आई। देखिए कल वायदा की एक्सपायरी थी, शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा थे FIs के। 23% की ही इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग होल्डिंग थी, तो उसे इंडिकेशंस तो थे कि नहीं FIs शॉर्ट कवरिंग के लिए आएंगे। और कल शॉर्ट कवरिंग आई और 12,594 करोड़ रुपए की दमदार खरीदारी हमने FIs की तरफ से कैश में देखी है। यही नहीं, 20 सितंबर 2024 के बाद ये FIs की सबसे बड़ी खरीदारी है। मैं आंकड़े चेक कर रहा था और ये सबसे बड़ी खरीदारी है FIs की। तो निश्चित तौर पर कॉन्फिडेंस बढ़ा है। और यही नहीं, 3 महीने पिछले हमने देखा था कि छोटी छोटी नेट कैश में बाइंग हो रही थी FIs की तरफ से, और ऐसा लग रहा था कि क्या जून में वो रिवर्स होगा। लेकिन कल की बाइंग के बाद एक झटके में हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव हो गए हैं जून के महीने में भी। तो 4 महीने से FIs की एक तरह से बाइंग के का जो ट्रेंड है नेट वो कंटिन्यूड है। लॉन्ग होल्डिंग जो 23% पे था, हम देख रहे थे कि 17% तक गिरा, वहां से बढ़ते 17, 18, 19, 20, 22, 23 ऐसे चल रहा था। बीच में थोड़ा सा डिप भी आया, लेकिन एक झटके में थोड़ा, मतलब मैं पहले देखा तो चौंक गया कि मैं सही आंकड़े देख रहा हूं या नहीं देख रहा हूं। कैलकुलेट करके जब मैंने निकाला तो फिर मैंने देखा कि अच्छा नहीं, ये तो 38% हो गया। तो ये लाजमी है, यहां से भी गुंजाइश है मानसी। यहां से भी ऐसा नहीं कि अब ये 37% पर 38% हो गया है तो गुंजाइश नहीं, यहां से भी गुंजाइश है। मुझे लगता है कि यहां से भी FIs की बाइंग का ट्रेंड यहां से जारी रहने की उम्मीद पूरी की पूरी तौर पर करनी चाहिए। 37.92% FIs लॉन्ग है, 62% यहां पर शॉर्ट है। देखिए जुलाई में क्या है ना कि जुलाई में ट्रिगर्स कई सारे आने वाले हैं। एक तो अमेरिका और भारत के बीच में ट्रेड डील को लेकर बातचीत हो रही है। अमेरिकी जो ऑफिशियल्स हैं भारत में आएंगे, देखते हैं कि किन चीज़ों को लेकर सहमति बनती है, वो आगे की चीज़ है। जैसा कि आप बता रही हैं कि व्हाइट हाउस की जो प्रवक्ता हैं कैरोलिन लेविट, उनका स्टेटमेंट आया है कि डेडलाइन इज नॉट क्रिटिकल। उन्होंने कहा कि इस डेडलाइन को आगे बढ़ाया भी जा सकता है और इस पर डोनाल्ड ट्रंप फैसला लेंगे। और मुझे लगता है कि हाँ, वो डेडलाइन आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि आपने 3 महीने का समय दिया और दुनिया में इतने सारे देशों के साथ आपके ट्रेड रिलेशंस हैं और 90 दिनों में सबके साथ सहमति बनाना, बातचीत करना वो संभव नहीं है, असंभव है वो। तो ये आगे बढ़ेगा तो ये मतलब जो चिंता है ना, मान के चले टैरिफ वाली, ये थोड़ी आगे खिसक जाएगी, ये चिंता के तौर पर काम करेगी नहीं। दूसरी चीज ये है कि मॉनसून के अच्छे आंकड़े आ रहे हैं। IMD ने कहा कि अगले 4 दिन में पूरे देश में स्प्रेड हो जाएगा। देखते हैं कि फिर बारिश किस तरह की रहती है, तो ये एक ट्रिगर बनेगा। पहले तिमाही के नतीजे आ जाएंगे, तो ट्रिगर्स भरपूर हैं और अपने लिए ना पॉजिटिव ट्रिगर ही एक तरह से आते हुए दिख सकते हैं। तो मेरा मानना है कि FIs की बाइंग यहां से भी सस्टेन करनी चाहिए। DIs ने भी बहुत अच्छे से हमने देखा कि सपोर्ट किया है। हालांकि थोड़ी सी कमी आई है DIs के लॉन्ग में। 64-65% थे उनके लॉन्ग 3-4 सत्र पहले, वो घट के 61% के आसपास के, बट अभी भी काफ़ी ठीक ठाक DIs की तरफ से भी पार्टिसिपेशन बाजार में हमें देखने को मिल रहा है। तो FIs लौटा है मानसी। आई थिंक कि बाजार इसको अभी यहाँ से और सेलिब्रेट करेगा और ये जुलाई सीरीज
एक और दमदार सीरीज होने जा रही है। हम बैक टू बैक लगातार 4 पॉजिटिव सीरीज देख चुके हैं। जून में निफ्टी ने 700 पॉइंट जोड़े हैं और अब 700 पॉइंट की ही दूरी रह गई है ऑल टाइम हाई से, और ये आप बहुत जल्द निफ्टी को भी ऑल टाइम हाई टेस्ट करते हुए देखेंगे। यहां से कोई बहुत ज्यादा मतलब आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। ताबड़तोड़ में भी हो सकता है कि रिजल्ट सीजन की शुरुआत से पहले ही हम नई ऊंचाई पर निफ्टी को पहुंचते हुए देखेंगे। तो चलिए, जुलाई सीरीज की शुरुआत और पहला सेशन और गुड न्यूज आना शुरू हो चुकी है। पहली गुड न्यूज विदेशी बाजार से अच्छे संकेत, दूसरी गुड न्यूज एफआईआईएस के खरीदारी के आंकड़े और बड़ा क्वांटम 12,000 करोड़ के पार की खरीदारी की है। उम्मीद यही करके चलते हैं कि जुलाई सीरीज की शुरुआत में जो खरीदारी का ट्रेंड है ये पूरी सीरीज के दौरान एफआईआईएस की तरफ से विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से जारी रहे। डीआईएस तो खैर हमें सपोर्ट करते ही हैं, वापसी उनकी तो होनी ही होनी है। लेकिन चलिए अब मार्केट के सेटअप पर बात करते हैं। और जून सीरीज का आखिरी सेशन भी जबरदस्त था। कौन कहेगा कि मंथली एक्सपायरी का दिन है। बढ़िया एक्शन के साथ बेंचमार्क्स में मजबूती पर ट्रेड देखने को मिला। लगातार तीसरा दिन था जब मजबूती के साथ बाजार ट्रेड कर रहे थे। अच्छा एक्शन और तेजी पर क्लोजिंग दिखाई। जियोपॉलिटिकल रिस्क कम हुए हैं, भारतीय बाजार के अपने संकेत, और ये सारी चीजों के चलते हमने देखा कि पूरी सीरीज के दौरान भी काफी एक्शन था, काफी सारी हैपनिंग्स भी हुई जून सीरीज में। कुछ अच्छी घटनाएं, कुछ बुरी घटनाएं, कुछ दुखद घटनाएं, लेकिन ये सारी घटनाओं को भारतीय बाजार रैशनली, मैच्योरली डाइजेस्ट कर रहा था और आगे ही बढ़ रहा था। अब आज के सेटअप की अगर बात करें अभिषेक, निफ्टी में तो हमने देखा कल 25,500 के पार क्लोजिंग नजर आई। सेंसेक्स भी 83,600 के पार क्लोज हुआ, लेकिन बैंक निफ्टी ने रिकॉर्ड हाई लेवल्स छुए और 57,200 के पार क्लोजिंग। यहां से नए लेवल्स खुलते हुए अब कौन से नजर आएंगे? मानसी देखिए, जुलाई सीरीज काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है और हम 4 सीरीज में बैक टू बैक पॉजिटिव रिटर्न देख चुके हैं। मान के चलिए कि जुलाई सीरीज में पॉजिटिविटी ये बनी रहेगी और कम से कम कब तक बनी रहेगी। देखिए 10 या 11 तारीख के आसपास टीसीएस के नंबर्स आते हैं, वहाँ से रिजल्ट सीजन की शुरुआत होती है। 9 जुलाई है, रेसिप्रोकल टैरिफ पर पॉज 90 दिनों का जो लगा था उसकी डेडलाइन है। तो मान के चलिए कि 1.5-2 हफ्ते तक बाजार में कोई यहां से स्पीड ब्रेकर दिख नहीं रहे हैं। और अगर हम जुलाई सीरीज में अगर हम निफ्टी की चाल की बात करें तो हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे तो पिछले 3 साल में पॉजिटिव रिटर्न मिले हैं। 2022 में करीब 7.25% के, 2023 में करीब 3.5% के, और पिछले साल की बात करें तो 1.5% के पॉजिटिव रिटर्न मिले हैं। लेकिन एक आंकड़ा यह भी कहता है कि 2017 के बाद लगातार 5 सीरीज में ये पॉजिटिव रिटर्न नहीं मिले हैं। लेकिन इस बार ये लग रहा है कि नहीं, ये ट्रेंड ब्रेक होगा और 5 पॉजिटिव सीरीज हम देखेंगे जुलाई में। बाजार में यहां से कोई ऐसे दिक्कत वाली स्थिति लग नहीं रही है मानसी। देखिए अचानक से कुछ ऐसी जियोपॉलिटिकल टेंशन आ जाए तो उसकी बात अलग है। अचानक से डोनाल्ड ट्रंप कुछ कर दें, टैरिफ को लेकर कोई और झटका दे दें बाजार को, तो वो बातें अलग हैं। उतनी अनिश्चितता तो आपको बाजार में लेके चलनी पड़ेगी। अदरवाइज आपके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, यहां से कोई चिंता की बात नहीं है। और रोल ओवर्स हम देख रहे हैं कि 4 महीने की ऊंचाई पर है। पिछले 3 महीने का औसत था 79%। हम रोल ओवर देख रहे हैं 79.5% पर। और एक अच्छी चीज ये है कि जो अगली सीरीज में जो हम गए हैं ना, तो ओपन इंटरेस्ट करीब 1.5 लाख करोड़ कॉन्ट्रैक्ट्स का है, जो ठीक ठाक है। ये भी ऑलमोस्ट 4 महीने के हाईस पर है। तो संकेत यहां से ठीक लग रहे हैं मानसी। यहां से आप तेजी की उम्मीद करके चल सकते हैं। अगर निफ्टी की आज की बात करें तो कल शानदार क्लोजिंग मिली है निफ्टी में। 700 अंकों की दूरी यहां से रह गई है। और हमने बार बार कहा है कि बाजार ये शॉर्ट करने का नहीं है। यहां पर जो भी आपको मौके मिले, अगर गिरावट आते हैं अगर 100-150 पॉइंट की, तो आप उसको बाय कीजिए। शॉर्ट करने के बारे में मत सोचिए। ये बाजार में ब्रेकआउट आ चुका है, कंफर्म हो चुका है, बुलिश टोन है, तो आप शॉर्ट करके आपके फंसने की जो संभावना है, जो प्रायिकता है ना, वो काफी ज्यादा है। तो शॉर्ट करने की सलाह नहीं है, ये गलती नहीं करनी चाहिए। गिरावट आए तो आपको उसका बाइंग के लिए इस्तेमाल करना है। निफ्टी के लिए अगर मैं आज के सपोर्ट की बात करूं तो 25,500 एक अच्छा सपोर्ट लेवल दिख रहा है।
रेजिस्टेंस की बात करें 25,800, ये 300 पॉइंट के आसपास की आज रेंज रहने की उम्मीद है। लेकिन अगर थोड़े से मजबूत सपोर्ट की बात करें जिसकी टूटने की संभावना अब कम लग रही है, तो ये सपोर्ट लेवल शिफ्ट होकर आ गया है 25,200 से लेकर 25,300 की रेंज में। और अब ये 100 पॉइंट के गैप के साथ निफ्टी खुलने के संकेत दे रहा है। देखिए थोड़ा सा ना चल तो गया है बाजार, लेकिन मुझे लगता है कि इस गैप के साथ भी ना बहुत सारे लोग फोमो वाले हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इस रैली को, क्योंकि ये बड़ा फटाफट आई है, इसको लोग मिस कर गए हैं। 24,700 से 25,700 हम गिफ्ट निफ्टी देख रहे हैं, 1000 पॉइंट मतलब कितने सत्र में, मतलब तो वो लोग भी आएंगे। तो गैप के साथ भी मुझे लगता है कि बाइंग अटेम्प्ट की जा सकती है। 25,800 के लेवल को यहां से ध्यान में रखना चाहिए निफ्टी में कम से कम। उसके बाद तो फिर ऑल टाइम हाई की हम बातचीत करना शुरू कर देंगे। निफ्टी बैंक भी लगे हाथ में बता देता हूं कि कल हमने देखा कि निफ्टी बैंक ने निफ्टी से थोड़ा सा ना पीछे चल रहा था, लेकिन एफआईज की जो शॉर्ट कवरिंग आई है निफ्टी बैंक को अच्छा सपोर्ट दिया है। देखिए एफआईज का मेजर जो इन्वेस्टमेंट है वो कहां पर है, वो बैंकिंग में है, फाइनेंशियल में है, आईटी में है, कुछ फार्मा, ऑटो, कैपिटल गुड्स में है। ये जो बड़े जो दो धड़े हैं, दो पिलर हैं, वो हैं बैंकिंग, आईटी। तो बैंकिंग में कल हमने देखा कि सपोर्ट मिला ये एफआईज की शॉर्ट कवरिंग का, और रिकॉर्ड क्लोजिंग नहीं, रिकॉर्ड स्तर भी बने। 57,206 की रिकॉर्ड क्लोजिंग हमने निफ्टी बैंक की देखी है। और एचडीएफसी बैंक ने लीडरशिप कल के सत्र में दिखाई है, 2,027 रुपए का हाई एचडीएफसी बैंक ने बनाया है। तो एचडीएफसी बैंक ने पूरी तरह से लीड किया कल की तेजी को। अब 58,000 तक जाने में मुझे नहीं लगता है कि निफ्टी बैंक बहुत ज्यादा समय बिताएगा। 57,000 तो हमने 9 जून को ही हासिल कर लिया था जब आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी आई थी। अब वहां से थोड़ा सा ना बीच में हिचकोले, अड़चने आई, जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स बाजार को ग्रिप में रखे हुए थे। तो निफ्टी बैंक में तो वो तेजी अभी बाकी है। 58,000 की आप उम्मीद करके चलिए यहां से। 56,700 पर निफ्टी बैंक के लिए सपोर्ट है। यहां से 400-500 पॉइंट नीचे अगर बात करें 57,700 पर छोटा सा रेजिस्टेंस है, और उसको पार कर लेगा तो फिर आप बड़ी तेजी के लिए 58,000 तो एक इमीडिएट सामने लक्ष्य दिख ही रहा है, उसकी तैयारी कर लीजिएगा। निफ्टी बैंक में भी कोई भी गिरावट आए तो आपको खरीदारी की ही सलाह है। तो माहौल पॉजिटिव है बाजार के लिए। जुलाई सीरीज में हम एंटर कर गए हैं, कुछ दिनों में जुलाई महीने की भी ऑफिशियली शुरुआत हो जाएगी, और माहौल यहां से अच्छा लग रहा है मानसी। और जो ग्लोबली या फिर लोकली जो क्यूज आ रहे हैं वो बाजार को समर्थन देने वाले ही फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। ऑल पॉजिटिव्स ग्लोबली और लोकली जो सारे क्यूज हैं वो बाजार को सपोर्ट करने वाले हैं। और बाजार की तेजी आके कई सारे ट्रिगर्स और कई सारे फैक्टर्स हैं। बाजार की तेजी को काफ़ी सारी जगह से कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ मिलती हुई नज़र आ रही है। एक तो ईरान और इजराइल के बीच जो तनाव था वो तनाव खत्म होता और ईरान अमेरिका के बीच बातचीत की भी उम्मीदें हैं। इन उम्मीदों पर भी सेंटिमेंट ठीक होते हुए नजर आ रहे हैं। सो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स खत्म होना और ग्लोबल सेटअप अच्छा होना भारतीय बाजार के लिए अच्छा साबित हो रहा है। मजबूत ग्लोबल संकेत तो है ही, भारतीय रुपए में मजबूती है। इस ट्रेंड को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। लगातार रुपए की ओपनिंग हर सेशन में हम आपके सामने रखते हैं और रुपए की ओपनिंग कुछ सेशन से मजबूती के साथ देखने को मिली है, बढ़िया मजबूती नजर आती है। और इनफैक्ट कल क्लोजिंग जब दिखाई रुपए ने ऑलमोस्ट 40 पैसे की मजबूती के साथ रुपया क्लोज हुआ है, 39 पैसे टू बी प्रिसाइज, 85 रुपये और 70 पैसे पर डॉलर के मुकाबले इंडियन करेंसी जो है वो स्ट्रेंथ दिखाती हुई, तो इस पर भी नज़र होनी चाहिए। इसके अलावा घरेलू अर्थव्यवस्था में भी काफ़ी हद तक मजबूती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने जून बुलेटिन में ये कहा था कि ग्लोबल लेवल पर तमाम अस्थिरताओं के बावजूद भी देश के इंडस्ट्रियल और सर्विसेज सेक्टर जो हैं वो स्थिर बने हुए हैं, इंटैक्ट है, और वहाँ ग्रोथ जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आएगी। तो इसके चलते भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर बात करें, डेटा पॉइंट्स की अगर बात करें, जीडीपी आंकड़े, इंटरेस्ट रेट डिसीजंस, सब कुछ इस वक्त भारतीय बाजार के हक में है। और इसी के चलते मार्केट का अंडरटोन लगातार बुलिश नजर आ रहा है, चाहे विदेशी बाजार से संकेत कैसे भी नजर आए। हैवीवेट शेयरों में खरीदारी हो रही है। देखिए बेंचमार्क्स और ब्रॉडर मार्केट्स लगातार हम इसमें कंपैरिजन करते हैं और ये कंपैरिजन होना भी चाहिए। छोटे मझौले शेयर्स में से जो हैवीवेट बनने की कोशिश कर सकते हैं, जो हैवीवेट बनने के लिए सक्षम हैं, उन स्टॉक्स को हम पिक कर कर आपके सामने लाते हैं। लेकिन साथ साथ जो लार्जर प्लेयर्स हैं
वो किस तरह का ट्रेंड दिखा रहे हैं, इस पर भी लगातार हमारी नजर होती है। भारतीय एयरटेल, HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे हैवीवेट शेयरों में हमने कल के सत्रों में भी एक्शन देखा और पिछले पूरे महीने के ट्रेंड को अगर आप देखेंगे, बाजार को हैवीवेट्स की तरफ से सपोर्ट काफी हद तक मिलता हुआ, तो सेंटिमेंट वहां से भी मजबूत होते हुए नजर आए हैं और इससे भी मदद काफी हद तक मिली है। निफ्टी बैंक ने नया रिकॉर्ड बनाया। कल के सत्र में ही अगर आप देखेंगे 52 सप्ताह के अपने नए उच्चतम स्तर को छुआ है। 57,076 के लेवल्स पर यह ट्रेंड करता हुआ और एक्सपर्ट्स लगातार बाजार पर बुलिश और ये बुलिश सेंटिमेंट जारी रहेगा। हमारे एक्सपर्ट्स जुड़ गए हैं, चलिए नई सीरीज की शुरुआत में उनके टेक्स क्या हैं वो भी जान लेते हैं। हमारे साथ तपन दोषी हैं, तपन का स्वागत करते हैं। गुड मॉर्निंग तपन, स्वागत है आपका ET Now स्वदेश पर। IPOs को लेकर आपकी एनालिसिस काबिले तारीफ है तपन, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स इससे मिल रहा है और भारतीय बाजार पर भी आप अपने टेक्स लगातार हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। नई सीरीज का आगाज आज से होने जा रहा है, किस तरह के सेंटिमेंट्स आप देखते हैं? मानसी जी देखिए, जिस तरह से ना मार्केट चल रहा है तो बहुत ऑफ कोर्स तेजी तो है और अच्छा भी लग रहा है क्योंकि मैक्रो अपने इंटैक्ट है, काफी अच्छे मैक्रोज है। और ये जो सबसे बड़ा जो इशू था इजराइल ईरान का, वहां सीज फायर होने की वजह से ना एक तरह से अच्छी उम्मीद जागी है। और जैसे अभिषेक जी बोल रहे, शायद हम लोग रिजल्ट सीजन जो शायद 7 और 1 जुलाई के बाद चालू होगी, TCS या उनके रिजल्ट आने के बाद, वहां हम होल टाइम हाई भी टच कर ले। बट यहाँ एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो भी इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करे, ऑफकोर्स बारिश अच्छी होगी, इन्फ्लेशन डाउन है, RBI रेट कट है, काफी सारे पॉजिटिव है, अपना गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी अच्छी हो रही है कैपेक्स में। लेकिन आपको वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा देखना है क्योंकि हम लोग भी अभी अगर आप देखो तो निफ्टी अराउंड 23 टाइम्स पी पे चल रहा है। ओके, तो वो एवरेज से थोड़ा ऊपर ही है जो निफ्टी नॉर्मली जो चलता है, तो थोड़ा ऊपर है, इसलिए वैल्यूएशन थोड़ा ध्यान में रखना है। ऑफकोर्स ये तेजी का माहौल है तो थोड़ा बढ़ेंगे, लेकिन आप जो भी स्टॉक में इन्वेस्ट करें ना, हैव टू बी केयरफुल। और खास करके वैल्यू पॉकेट देखिए जहां तेजी लग रही है, जहां ट्रेंड अच्छा है, खास करके रेपो रेट कट के वजह से जो जो सेक्टर में जैसे NBFC, बैंक्स और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, ऑटो, रियल एसेट, वहां आपको जहां अच्छे वैल्यूएशन में स्टॉक में वहां जाना चाहिए क्योंकि एक तरह से एक लेवल के बाद ना थोड़ा निफ्टी हायर साइड लग रहा है। तो चलिए हायर साइड है और जानकारों की अगर माने तो अब 25,500 के लेवल से हमने देख ही लिए हैं। 26,000 की तरफ कूच करने की कोशिश करेगा निफ्टी, इस पर नज़र ज़रूर रहेगी। और इंडिया विक्स की चाल पर भी लगातार नज़र है। हमें काफ़ी कंफर्ट मिल रहा है क्योंकि इंडिया विक्स के स्पाइक्स खत्म हो रहे हैं और कल भी हमने इंडिया विक्स में कूल ऑफ का ट्रेंड ही देखा। 12-13 के कंफर्ट लेवल पर ये ट्रेंड करता हुआ। रविंदर हमारे साथ जुड़ गए हैं खबरों वाले शेयर्स लेकर। रविंदर, आप बताइए। जी, तो सबसे पहले हम शुरुआत NTPC से करेंगे, जहां पर NTPC में जो है 12 सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की जो तीसरी यूनिट है उसका जो है कंपनी ने जो है सक्सेसफुल कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया है। और इसी के साथ साथ जो इंस्टॉल कमर्शियल कैपेसिटी NTPC की स्टैंड अलोन और ग्रुप बेसिस पर, स्टैंड अलोन पे जो है 60,978 मेगावाट पर आ जाती है और ग्रुप बेसिस पे जो है 82,080 मेगावाट पर आ जाती है NTPC की कैपेसिटी। अगला जो है अल्ट्राटेक सीमेंट, जहाँ पर अल्ट्राटेक सीमेंट ने अनाउंस किया है कि उनका जो सेकंड सीमेंट ग्राइंडिंग मिल है जिसका कैपेसिटी 1.8 MTPA है, उसका कंपनी ने जो है कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया है। और इसी के साथ साथ जो कंपनी का कंसोलिडेटेड डोमेस्टिक ग्रे सीमेंट कैपेसिटी है वो 186.686 पर MTA पर आ जाता है। अगला जो है HCL टेक, जहाँ पर HCL टेक ने जो है सेल्स फोर्स के साथ अपनी पार्टनरशिप को एक्सटेंड किया है जो एक्सेलरेट करेगा एंटरप्राइज एडॉप्शन ऑफ न्यू जेनेटिक AI विद न्यू सर्विसेज का। इसी के साथ साथ आज अडानी एंटरप्राइज फोकस में रह सकता है, जहाँ पर अडानी कनेक्ट प्राइवेट लिमिटेड जो कि एक जॉइंट वेंचर कंपनी है, उन्होंने जो है 100% स्टेक जो है एक्वायर कर लिया है ग्रांटिक रियल्टर्स में और इसका जो कॉस्ट है वो अप्रॉक्स 86 करोड़ का है। अगला जो स्टॉक है महिंद्रा लाइफ स्पेस, जहाँ पर महिंद्रा लाइफ स्पेस को जो है मुलुंड वेस्ट में जो है रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट मिला है और जो कॉस्ट है इसका वो 1250 करोड़ का है। अगला जो स्टॉक है यूनाइटेड स्पिरिट, जहाँ पर यूनाइटेड स्पिरिट ने जो है पहले अनाउंसमेंट किया था, जहाँ पर उन्होंने अनाउंस किया था कि जो कंपनी जो है नाउ स्पिरिट में एक्विजिशन करने वाली है, तो उस पर कंपनी ने अपडेट देते हुए कहा है कि उन्होंने जो है 97.07% का स्टेक जो सक्सेसफुली नाउ स्पिरिट में जो है एक्वायर कर लिया है। अगला जो होनासा कंज्यूमर, जहाँ पर होनासा कंज्यूमर को जो है मर्जर फ्यूजन कॉस्मेटिक प्राइवेट लिमिटेड और जस्ट फॉर किड्स सर्विस लिमिटेड को जो होनासा कंज्यूमर में
मर्जर के लिए जो है एनसीएलटी दिल्ली से जो है अप्रूवल मिला है। अगला जो है वेदांता लिमिटेड और हिंदुस्तान जिंक, ये दोनों स्टॉक आज फोकस में आ सकता है, जहाँ पर प्रोमोटर ग्रुप ने जो है USD 600 मिलियन का लोन डील साइन किया है। हालांकि इसका कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वेदांता पर नहीं पड़ेगा, लेकिन जो है सम रिस्ट्रिक्शन देखने को मिल सकता है उनके एसेट और इन्वेस्टमेंट पर। हिटाची एनर्जी भी आज फोकस में आ सकता है, जहाँ पर हिटाची एनर्जी ने जो है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को जो है 765 kV ट्रांसफार्मर जो है सप्लाई करेगा, जिसके चलते हिटाची एनर्जी भी जो है आज फोकस में आ सकता है। अगला जो है बायोकॉन, जहाँ पर बायोकॉन ने जो है अपनी अनलिस्टेड सब्सिडरी है बायोकॉन बायोलॉजिस, उसका जो है ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर जो है एक्वायर करेगी गोल्डमैन सैक्स से, और इसका जो कॉस्ट इस एक्विजिशन का जो कॉस्ट होगा USD 198 मिलियन डॉलर का होगा। अगला जो है टाटा पावर, जहाँ पर टाटा पावर ने अनाउंस किया है कि जो महाराष्ट्र कंपनी जो है महाराष्ट्र में कई इलाकों में इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो उन्होंने अप्लाई किया है, जिसके चलते टाटा पावर भी जो आज फोकस में रह सकता है। आखिर में बात करेंगे आज इंडियन IT स्टॉक फोकस में रह सकते हैं, जहां पर नैस्डैक कंपोजिट जो है अपने नियर ऑल टाइम हाई पर जो है ट्रेड कर रहा है, जिसके चलते इंडियन IT स्टॉक्स में जो आज एक्शन देखने मिल सकता है। ठीक है रविंदर, बहुत शुक्रिया। आज खबरों की भरमार है और क्यूज अच्छे निकल के आ रहे हैं ग्लोबल बाजारों से। IT शेयर निश्चित तौर पर फोकस में रहेंगे। कल हमने देखा था कि नेस्डेक में बढ़िया माहौल था, लगातार 4 सत्र की तेजी हो गई है। और IT में तपन जी एक ना खबर भी आई है HCL टेक को लेकर कि इन्होंने सेल्सफोर्स के साथ अपना जो करार है उसको एक्सपेंड किया है। एजेंटिक AI में एंटरप्राइज एडॉप्शन को एक्सेलरेट करने को लेकर उन्होंने अपने करार को आगे बढ़ाया है। HCL टेक तो फोकस में रहेगा ही। वैसे भी IT में तेजी की उम्मीद हम करके चल रहे हैं, थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई है। आप कैसे देख रहे हैं IT को, और जरा HCL टेक पर व्यू दीजिए कि ये जो करार इन्होंने बढ़ाया आपको कैसा लग रहा है ये? जी, HCL टेक ना अभिषेक जी कह सकते हैं कि ना बिग 4 जो है इन्फोसिस, TCS, HCL हो या विप्रो या टेक महिंद्रा जो भी है, उसमें से सबसे अच्छा HCL टेक है। सबसे अच्छा परफॉर्मेंस भी आया है। अगर आप ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, इवन 3 साल का भी रिटर्न देखें तो 20% से ये ग्रो हुआ है। तो बहुत ही कम IT स्टॉक बड़े दिग्गज में जो इस तरह से ग्रो हुए, तो वो एक पॉजिटिव है HCL के, क्योंकि उनका ऑपरेशन काफी अच्छा है और जिस तरह से नो कह सकते हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं और जिस तरह से रिन्यू भी हो रहे हैं, वो एक काबिल तारीफ है। इवन ये जो नया कॉन्ट्रैक्ट है वो भी उनके लिए अच्छा रहेगा। और एट द एंड ऑफ द डे बस इसमें थोड़े कंसर्न जो आते हैं, जो नेगेटिव जा रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि थोड़े US के अभी भी इश्यूज चल रहे हैं, AI और डॉलर डी वैल्यू के थोड़े प्रॉब्लम्स हो गए। तो यहां से HCL अच्छा लगे। अगर आप मुझे बोलो कि 4 जो बड़े स्टॉक्स है उसमें से कौन सा है, तो HCL बिल्कुल ही अच्छा है। अगर आपके पास है तो होल्ड कर सकते हैं, लेकिन वो जो पहले जैसा ग्रोथ था शायद वो ना दिखे, लेकिन मीडियम परफॉर्मर रहेगा ये यहां से भी। टेक में आप यहां से तेजी कर सकते हैं। HCL टेक के साथ साथ अल्ट्राटेक, सीमेंट कंपनी अल्ट्राटेक की बात कर रहे हैं, अल्ट्राटेक फोकस में रहेगा और लगातार हम तेजी देख रहे हैं अल्ट्राटेक के शेयर में। खबर यह आई है कि मध्य प्रदेश में दूसरी ग्राइंडिंग मिल इनकी शुरू करने की योजना है, ऐलान कर दिया है और जो क्षमता है वो है 1.8 मीट्रिक टन पर एनम। तो एक पॉजिटिव खबर आ रही है। लगातार हम देख रहे हैं कि 3-4 सत्र से तेजी दिख रही है और 11,000 तक ये शेयर प्रॉफिट टेकिंग के बाद आया था और फिर से अब 12,000 के ऊपर निकलने की तैयारी कर ली है। अल्ट्राटेक मतलब सीमेंट में मुझे शायद ही कोई नाम याद हो तपन जी जिसने कहा हो कि नहीं अगर आपको सीमेंट में कुछ बाइंग करना हो लॉन्ग टर्म के लिए तो अल्ट्राटेक के कुछ छोड़ दीजिए। क्या आप इत्तेफाक रखते हैं इस चीज से? अभिषेक, क्योंकि नो एट द एंड ऑफ द डे इनका भी अगर आप देख रहे हो तो हर टाइम परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी से लेके और जिस तरह से ना इनका ऑपरेशन है, और एट द एंड ऑफ द डे वो भी कैपेसिटी बढ़ा रहे। ऑफ कोर्स सीमेंट में कंपटीशन बहुत बढ़ गई क्योंकि अदानी के आने के बाद तो ना एक्विजिशन भी बहुत बढ़ गया, लेकिन उन्होंने अपना फुट होल्ड किया हुआ है ये सेक्टर में। और बस एक चीज है कि यहाँ से ये जो मानसून सीजन अच्छा रहेगा तो थोड़ी नमी रहेगी सीमेंट में डिमांड में, लेकिन आगे जाके आई थिंक अपनी जिस तरह से कैपेक्स बढ़ रहा है, गवर्नमेंट का कैपेक्स, आई थिंक यहाँ भी ग्रोथ होगा। जो मैनेजमेंट का गाइडेंस है बहुत ही अच्छा है और यहाँ से भी वो एक्सेलरेटेड
डबल डिजिट का ग्रोथ होगा। तो अल्ट्राटेक ऑफ कोर्स एवरग्रीन थोड़ा स्टॉक रहा है, ये आप देखो कितने सालों से 25% से ज्यादा, अगर आप 5 साल का भी रिटर्न देखो तो उतना आ रहा है, तो कमा के दिया है इन्वेस्टर को। तो ये स्टॉक ऐसा ना जो एफिशिएंसी पॉइंट ऑफ व्यू, ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा कर रहा है, प्लस कैपेसिटी बढ़ा रहा है, और एट द एंड ऑफ द डे ये जो इंडिया ग्रोथ स्टोरी है इसमें आई थिंक ये पार्ट हमेशा रहेगा। तो आई थिंक ये एक ऐसा स्टॉक है जो आप आपके पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। चलिए, तो सीमेंट प्लेयर्स पर लगातार फोकस है और अल्ट्राटेक सीमेंट, ये जो ताज़ा खबर आई है इसके चलते मध्य प्रदेश में दूसरी ग्राइंडिंग मिल शुरू करने का ऐलान कंपनी ने किया है। न्यूज़ फ्लो का इम्पैक्ट कैसा दिखता है इस पर नजर रहेगी। कल करीब 2% की तेजी, इस पर तपन का व्यू हमने जाना। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे। हमारी पैनल पर एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, हरीश जुजारे। आइए सीधे उनसे उनके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन समझते हैं। हरीश, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। बाजार खुलने से ठीक पहले स्टॉक वाइज आपकी रणनीति क्या होगी? जी हमने कल के देखा जाए तो ऑब्वियसली हम लोग बोल सकते हैं कि एक शानदार सत्र था कल के दिन। अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट निफ्टी 1.21% का गेंस दिखाई दिया और ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का गेंस था। तो जिस जो रेंज में हम लोग अटके थे बहुत दिनों से, तो फाइनली वो ब्रेकआउट दिया था और परसों के दिन और कल फॉलो बाइंग भी देखने मिला। मुझे लग रहा है कि एक क्लियर ब्रेकआउट है इंडेक्स में, निफ्टी में, और मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक रैली, फ्रेश रैली शुरू हो सकती है और एक्सटेंडेड ऊपर की ओर। रेजिस्टेंस मुझे लग रहा है कि 25,750 और 800 के लेवल तक मुझे लग रहा है कि इमीडिएट बेस में इंडेक्स ऊपर की ओर दिख सकता है। अभी जो प्रीवियसली जो रेजिस्टेंस बन रहा था वो सपोर्ट बन चुका है 25,250। तो 25,250 एक स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका है। अभी मुझे लग रहा है कि क्लियरली एक फ्रेश रैली शुरू हुआ है इंडेक्स में। और दूसरा चीज है कि बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी क्लियरली एक प्रीवियस ऑल टाइम हाई पे क्लोजिंग दिया है और प्रीवियस हाई क्लोज करके उसके ऊपर क्लोजिंग शानदार क्लोजिंग दे चुका है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी एक स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने मिल सकता है। और मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में 28,000 लेवल्स और 28,500 लेवल्स भी आगे के समय में देखने मिल सकते हैं। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में पॉजिटिव ट्रेंड दिखाई दे रहा है मुझे। और दो स्टॉक्स रहेंगे मेरे आज के, दोनों बाई के ही है। पहला स्टॉक है एक्सिस बैंक में। देखिए एक्सिस बैंक कभी भी एक कंसोलिडेशन में है, ऑलमोस्ट ब्रेकआउट के वर्ज पे है। तो मुझे लग रहा है कि एक्सिस बैंक बाय करना चाहिए करंट लेवल्स पे आज के लिए। मुझे लग रहा है कि ऊपर के टारगेट्स 1300 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1200 का एक्सिस बैंक में। और दूसरा स्टॉक रहेगा मेरा क्यूमिंस में। देखिए क्यूमिंस देखिए लास्ट कुछ दिनों से ग्रेजुअली अप ट्रेंड में है और ग्रेजुअली अप साइड का मूव देखने मिल रहा है क्यूमिंस में भी। तो मुझे लग रहा है कि क्यूमिंस में भी एक बाइंग कर सकते हैं। कल के स्टेशन में अगर देखा है तो वॉल्यूम अच्छा खासा वॉल्यूम हुआ था। तो मुझे लग रहा है कि क्यूमिंस का टारगेट ऊपर के वो 3500 के 3500 पहला टारगेट, बाद में 3600 का टारगेट लेके चल सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 3270 का। और क्यूमिंस और एक्सिस बैंक दो बाई कॉल्स रहेंगे मेरे आज के लिए। कमिंस इंडिया 3364 के लेवल्स, 1.5% की तेजी हरीश जुजारी के ट्रेडिंग आइडियाज में शामिल। और साथ ही बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स मेजर एक्सिस बैंक पर भी नजर है। उनकी टारगेट स्टॉप लॉस वाइज उनकी स्ट्रैटेजी हम आपके लिए स्क्रीन पर लगातार फ्लैश करते रहेंगे। हरीश, एक राय आपसे एनटीपीसी पर जानना चाहेंगे। बार्ड सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का पहला फेज जो है शुरू हुआ है। 660 मेगावाट का ये सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है और 1 जुलाई से कमर्शियल ऑपरेशंस इसके शुरू होने वाले हैं। एक न्यूज़ है, उसका असर शायद आज बाजार खुलने पर दिखे, लेकिन कल के सत्र में हमने देखा ऑलमोस्ट 2% के गेंस के साथ इस स्टॉक ने 337 पर क्लोजिंग दिखाई थी। आज के लिए टेक्निकली चार्ट्स पर यह स्टॉक आपको कैसा लगता है? मानसी जी, अगर एनटीपीसी की बात करें, देखिए वो मोस्टली अगर पावर सेक्टर में सारे स्टॉक्स अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं। और एनटीपीसी अगर देखा है तो लास्ट एक बेस बन चुका है नीचे 325 के अराउंड। मुझे लग रहा है 325 के शॉर्ट टर्म के लिए एक बेस बन चुका है। जब तक इसके ऊपर टिका हुआ है स्टॉक प्राइस 355 तक ऊपर की ओर देखने मिल सकता है। 355 जो है 200 मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत हर्डल देखने मिल सकता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए मुझे 355 का इमीडिएट टारगेट्स देखने मिल रहे हैं। और स्टॉप लॉस अगर किसी के पास लॉन्ग है तो होल्ड करना चाहिए 355 के लिए शॉर्ट टर्म में। फिर 325 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। 355 अगर क्रॉस कर देता है क्लियरली तो तब जाके इसमें एक फ्रेश रैली शुरू हो सकती है। तो इमीडिएट बेस में मुझे लग रहा है कि 355 रेजिस्टेंस जोन है, उसको मान के चलना चाहिए एनटीपीसी में। के पार तेजी और ज्यादा बढ़ने के आसार। थैंक्स फॉर दैट व्यू हरीश। एनटीपीसी कल 2% की तेजी, आज न्यूज फ्लो का एक्शन हो सकता है कि स्टॉक में बाजार खुलने के साथ साथ नजर आए। लेकिन पुलकित बंडी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं एफएनओ में निफ्टी और बैंक निफ्टी की क्या पोजीशंस हैं ये बताने के लिए।
पुलकित, गुड मॉर्निंग। क्या ज़बरदस्त क्लोजिंग हुई कल, और सीरीज़ का आखिरी सेशन और बढ़िया तेज़ी, नई सीरीज़ की शुरुआत में कैसी है पोजीशनिंग? जी मानसी जी, हमने बात की थी कि अगर ब्रेकआउट आएगा तो उसके बाद एक बड़ा मूव हम देख सकते हैं, और वो हमने कल देखा शॉर्ट कवरिंग की मदद के द्वारा। अब हम देखते हैं कि आज के डेटा किस तरह से बन रहे हैं। तो अगर हम इंडिया विक्स की बात करें तो लगभग ये 12.59 के ऊपर है, कंफर्टेबल पोजीशन में है। कल जब हमने सुबह बात की थी वो करीब 12.97 था। अगर हम पुट कॉल रेशो की बात की जाए तो जो निफ्टी है वो करीब 1.21 के ऊपर है, और बैंक निफ्टी 1.09 है। दोनों ही कंफर्टेबल पोजीशन में, कोई घबराने वाली बात नहीं है। इंडेक्स फ्यूचर्स में अगर हम चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो लगभग 13.38% का ओआई में बदलाव आया है पॉजिटिव साइड में, और जो ट्रेंड है वो लॉन्ग बिल्डअप का देखा गया है। मोस्ट एक्टिव ऑप्शंस की बात कर लेते हैं तो निफ्टी में कॉल में 25,500 और पुट में 25,400 के ऊपर देखा गया है। ट्रेंड जो है वो कॉल बाइंग है, और पुट जो है वो पुट राइटिंग है। मतलब क्लियरली दिख रहा है कि पॉजिटिवनेस है मार्केट में। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं तो पुट में 25,000 है और कॉल में 26,500 के ऊपर है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं तो इंडेक्स फ्यूचर में जो बदलाव आया, आप खासकर इसको ध्यान से देखिएगा, लगभग 45% का ओआई में पॉजिटिव तरफ बदलाव आया है, और लॉन्ग बिल्डअप, मतलब क्लियरली शोइंग कि काफ़ी सारे लॉन्ग बिल्डअप हुए हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइन होता है। अब अगर हम हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं तो पुट और कॉल दोनों का 56,000 के ऊपर है। हालांकि मार्केट अभी काफ़ी उसके ऊपर है बैंक निफ्टी का, तो आज ये काफ़ी सारे बदलाव आ जाएंगे मार्केट खुलते से ही। तो हम वो सीरीज मतलब सेशन के एंड में एक बार फिर से जब आएंगे तो अपडेट कर देंगे। एफआई लॉन्ग पोजीशन की बात कर लें तो लगभग 37.92% है। काफ़ी हद तक ये बढ़ के आई है और बहुत अच्छी थी। जून में ये 20% थी जब हमने जून सीरीज स्टार्ट किया था, तो अभी ये अच्छी खासी बढ़ के आई है। डीआई लॉन्ग पोजीशन 61.37% है, और अगर हम रिटेल की बात करें तो वो लगभग 53.52% है। तो कोई ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। एफ एंड ओ बैन की बात कर लेते हैं। कोई भी स्टॉक एफ एंड ओ बैन में नहीं है, तो अब जो भी आएगा वो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। एक चीज़ जो है देखने वाली है, लास्ट 3 मंथ में जो निफ्टी मूव हुआ है उसमें से जून में सबसे ज़्यादा मूव हुआ है, लगभग 2.9% का। प्रोड्यूसर साहब, अगर आप वो चार्ट दिखा पाएँ जो हम डिस्कस कर रहे थे तो काफ़ी दर्शकों के लिए आसान हो जाएगा समझना कि ये इतने सारे जो लॉन्ग बिल्डअप हुए और इतनी जो पॉजिटिवनेस आ रही है मार्केट में वो किस तरह से मतलब रोल आउट हो सकती। हाँ, तो अब अगर देखें तो जो हम ब्रेकआउट की बात कर रहे थे वो ब्रेकआउट लगभग आ चुका है जो 25,100 के ऊपर था। अब वहाँ से आगे कितना मूव होगा वो देखने वाली बात होगी। तो मानसी जी, ये था जो भी एफ एंड ओ का एक्शन एंड जो जिस तरह के मूव आए। बाकी हम दिन भर अपडेट तो करते ही रहते हैं दर्शकों को, जैसे भी कुछ बदलाव आएगा विल टेल देम। ठीक है पुलकित, बहुत शुक्रिया। 100 बातों की एक बात यह है कि तेजी के नए सौदे बन रहे हैं, शॉर्ट्स कट रहे हैं, और ये एफआईज के आंकड़ों में भी हमने ये देखा है। तो ओवरऑल पॉजिटिविटी बाजार में बिल्ड हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सारे के सारे आंकड़े आपके स्क्रीन पर, तो तर्कों के साथ, आंकड़ों के साथ हम अपनी पूरी एनालिसिस आपके सामने रखते हैं, और पुलकित बहुत ही क्रिस्पली चीज़ों को, डेटा को सही पर्सपेक्टिव में सामने रखने की कोशिश करते हैं। निफ्टी बैंक में दिखाया उन्होंने कि किस तरह से ओआई बिल्डअप काफ़ी स्ट्रांग है। तो बैंकिंग शेयरों की जरा बात कर लेते हैं। हरीश भाई, गुड मॉर्निंग। कल हमने देखा कि एचडीएफसी बैंक ने लीडरशिप की पूरी भूमिका निभाई, अपनी क्षमता, अपने नाम के अनुरूप 2727 रुपये का 2027 रुपये का हाई बनाया एचडीएफसी बैंक ने। आईसीसी बैंक भी चला, 1% की तेजी रही। एसबीआई नहीं चल रहा, एक और दिग्गज है, लेकिन एसबीआई चल नहीं रहा। दिक्कत की बात यह है, मान लीजिए बैंकिंग में यहां से कोई अगर ट्रेड लेना हो तो क्या आपको लगता है कि एचडीएफसी बैंक के साथ ही जाएं, या फिर कोई और शेयर लगता है कि नहीं अब ये चल गया है, अब दूसरे शेयरों पर दाव लगाना ज्यादा बेहतर रहेगा? गुड मॉर्निंग अभिषेक भाई। अगर देखा जाए तो देखिए, मैंने सुबह ही एक मेरा कॉल था आज के सत्र में, तो देखिए एक्सिस बैंक के जो है ऑलमोस्ट ब्रेकआउट के वर्ज पे है, मैं बोल सकता हूँ, और 1250 के ऊपर क्लियरली एक ब्रेकआउट मिल सकता है। और मुझे लग रहा है कि एक्सिस बैंक देखिए बैंक से साथ जाना चाहिए करंट लेवल्स पे, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है ऊपर की ओर। मुझे लग रहा है कि 1300 के लिए और 1340 के लिए ऊपर की ओर टारगेट्स के लिए देख सकते हैं एक्सिस बैंक। मुझे लग रहा है कि एचडीएफसी बेटर रहेगा, क्योंकि एचडीएफसी ऑलरेडी चल चुका है।
तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा कंसोलिडेट हो सकता है थोड़ा टाइम पीरियड के लिए। मुझे लग रहा है कि एक्सिस बैंक में थोड़ा ज्यादा फोकस करना चाहिए आज के ट्रेडिंग सेशन में, और जैसे ब्रेकआउट देता है मुझे लग रहा है कि एक शार्प रैली देखने मिल सकता है एक्सिस बैंक में। तो मेरा बैंकिंग इंडेक्स में मेरा एक्सिस बैंक के ऊपर मेरा ज्यादा फोकस रहेगा आज के लिए। ठीक है, एक्सिस बैंक पर फोकस करके चलिए आज के सत्र में। तपन जी, एनटीपीसी ने भी कल के सत्र में क्लोजिंग अच्छी दी, वैसे भी पावर सेगमेंट का दिग्गज है। हालांकि उतार चढ़ाव हमने शेयर के भाव में देखी है एनटीपीसी में। बाढ़ सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का पहला चरण पूरा कर लिया इन्होंने। 660 मेगावाट का है ये प्रोजेक्ट और 1 जुलाई से कमर्शियल ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। एनटीपीसी पर आपका व्यू क्या है? अभी भी इसको अगर हम रिकॉर्ड हाई से देखेंगे तो शेयर तो करीब करीब 100 रुपए नीचे कारोबार करता हुआ दिख रहा है। जी अभिषेक जी, सी एनटीपीसी ऑफ कोर्स ना काफी नीचे है। अगर आप वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से भी देखें ना तो कंपेयर टू अदर पावर स्टॉक काफी नीचे ट्रेड भी कर रहा है। उसका पी रेशियो से लेके बाकी सब वैल्यूएशन भी नीचे है। और लेकिन ओवरऑल पावर सेक्टर यहाँ से ग्रो होगा, अच्छा ग्रो होगा। और एनटीपीसी एक ऐसे एंटिटी है जिसके पास नो मैक्सिमम ऑर्डर्स है, और आई थिंक ये स्टॉक ऐसा है धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन बहुत ही सेफ स्टॉक है कंपेरेटिवली, क्योंकि ये काफी गिर चुका है। और ये जो नए ऑर्डर आए वो ऐड करेंगे उनके ऑर्डर विजिबिलिटी पे भी। और आगे जाके भी अगर आप देखो तो ये पीछे ओवर द टाइम नो थोड़े प्रॉफिटेबिलिटी इश्यूज हुए थे ऊपर नीचे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये स्टॉक है ना ऐसा स्टॉक है जो आप अपने डिविडेंड भी देता है और आपको प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आगे भी अच्छा रहेगा। क्योंकि अभी देखो ये मॉनसून जब जल्दी आया इसलिए थोड़ा क्या हुआ था कि एनर्जी में थोड़ी उस तरह से ग्रो नहीं हुआ, क्योंकि ना एक्चुअली पावर ज्यादा ही रह गया। लेकिन आगे जाके मुझे लगता है कि यहाँ डिमांड बढ़ेगी और एनटीपीसी एक पायोनियर होगा जहां लोग इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि यहाँ से एक अच्छा खासा ग्रोथ भी आ सकता है। सो एनटीपीसी एक ऐसा स्टॉक है जो पीएसयू में आप रख सकते हो अपने पोर्टफोलियो में पावर सेक्टर में। पावर सेक्टर में आप इसको रख सकते हैं। आज होनासा कंज्यूमर का शेयर भी फोकस में रहेगा और फ्यूजन कॉस्मेटिक्स और जस्ट फॉर किड्स, इन 2 ब्रांड्स का कंपनी में मर्जर को एनसीएलटी दिल्ली से मंजूरी मिल गई है। होनासा कंज्यूमर, हरीश जी, हमने देखा था कि फरवरी में 200 रुपए के आसपास का भाव था, फिर उसका भाव धीरे धीरे पिकअप करके 300 रुपए के ऊपर आया, लेकिन 300 रुपए के ऊपर निकलकर फिर रैली थोड़ी सी थम सी गई है होनासा की, मतलब जो रिकवरी चल रही थी। होनासा चार्ट्स कैसे लग रहे हैं इसके आपको? अभिषेक जी, अगर हुनासा का चार्ट सबसे देखते हैं, देखिए नवंबर में एक शार्प सेल ऑफ देखने मिला था, वहां से रिकवरी भी देखने मिल रहा है ऑलमोस्ट, जैसे आपने बताया 200 के लेवल से। तो फिलहाल देखिए ये कंसोलिडेशन में है, और लेकिन 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ग्रेजुअली कंसोलिडेट कर रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे और थोड़ा मोमेंटम बिल्टअप हो सकता है वापस, क्योंकि लास्ट 1 वीक से वॉल्यूम्स ग्रेजुअली गेन हो रहे हैं स्टॉक प्राइस में। तो मुझे लगा कि जो गैप फॉर्मेशन बनाया था 350 के आसपास, तो मुझे लगा कि वो फिल कर सकता है। मुझे लग रहा है कि स्टॉक शॉर्ट टर्म में 350 का लेवल टेस्ट कर सकता है। तो इसके एक पहले कंफर्मेशन जाएगी 350 के ऊपर निकलता है तो फर्दर रैली देखने मिल सकता है। नहीं तो मुझे लग रहा है कि ये 350 है एक रेजिस्टेंस जोन के सब मान के चल सकते हैं, तो 350 के ऊपर ही फर्दर रैली देखने मिलता है। फिलहाल के लिए मुझे 350 का एक स्टिफ रेजिस्टेंस है। अगर किसी के पास बाइंग है तो मुझे लग रहा है कि 350 के पास थोड़ा बहुत एटलीस्ट प्रॉफिट बुक करने के सोचना चाहिए, और डिप्स में फिर से एक बार रीएंट्री कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए मुझे 350 का एक पास स्टिफ रेजिस्टेंस जोन दिखाई दे रहा है हुनासा में। ठीक है, 350 भी अगर चला जाए तब भी तो यहाँ से करीब करीब 12% 13% के आसपास के रिटर्न बन जाएंगे। तो ठीक है, 350 के पास जाए, प्रॉफिट टेकिंग के बारे में सोचिएगा। हरीश जी, क्विकली एक काम कीजिए हमारे लिए, आप एक मुझे ना एनबीएफसी शेयर बताइए और एक मेटल शेयर बताइए जहां पर आपका कन्विक्शन स्ट्रांग लग रहा है, क्योंकि हमने देखा कि कल एनबीएफसी में बहुत ही शानदार बाइंग हुई। जो भी दिग्गज कंपनीज हैं एनबीएफ, चाहे वो बजाज फाइनेंस हो, श्रीराम फाइनेंस हो, जियो फाइनेंशियल हो, मेटल में भी अच्छी बाइंग थी। तो एक एनबीएफसी का और एक मेटल का शेयर बताइए, फिर इसमें आईपीओ पर हम एक खास चर्चा लेकर आने वाले हैं। अक्षय जी, अगर एनबीएफसी बात करते हैं, देखिए एनबीएफसी एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखा रहा है पूरा सेगमेंट का हिसाब से देखा है तो। अब उसमें मेरा स्टॉक रहेगा प्रीफर्ड पिक चोला फाइनेंस में। देखिए चोला मंडलम फाइनेंस कभी भी जैसे भी डिप आता है वहां पे डिमांड देखने मिलता है, वहां से फिर से एक बार रिबाउंस करता है। तो मुझे लग रहा है कि सेम पैटर्न अभी भी फॉलो हो रहा है हायर टॉप हायर बॉटम का। फिलहाल ऑलमोस्ट एक ब्रेकआउट के पास है स्टॉक प्राइस, तो मुझे लग रहा है चोला फाइनेंस में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हर डिप में
बाइंग में देखने मिलता है, वहां से शार्प रिकवरी भी देखने मिलता है। तो मुझे लग रहा है कि चोला फाइनेंस में ध्यान देना चाहिए। ऊपर की ओर मुझे लग रहा है कि इमीडिएट रेजिस्टेंस 1700 के अराउंड है, अगर 1700 क्रॉस करता है तो मुझे लग रहा है कि फर्दर रैली देखने मिल सकता है। तो मुझे लग रहा है कि चोला फाइनेंस में बाइंग करने की राय रहेगी मेरा। अगर किसी के पास बाइंग है तो होल्ड भी करना चाहिए, क्योंकि ऊपर की ओर 1700 के ऊपर निकलता है तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रैली देखने मिल सकता है। तो करंट लेवल्स में भी बाइंग का रिकमेंडेशन दूंगा चोला फाइनेंस में। और 1562 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, स्टॉप लॉस, और 1700 का टारगेट रहेगा इमीडिएट बेस में। 1700 के ऊपर फर्दर रैली देखने मिल सकता है, मुझे लग रहा है कि शार्प रैली। तो चोला फाइनेंस। और मेटल्स की बात करते हैं, मेटल्स में देखिए कुछ दिनों से जेएसडब्ल्यू स्टील है, जेएसडब्ल्यू स्टील एक ट्रायंगल पैटर्न में ट्रेड कर रहा है और लास्ट 3 दिनों से वॉल्यूम ग्रेजुअली गेन होते हुए नजर आ रहा है। और दूसरा चीज है कि कल के ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट ब्रेकआउट के पास क्लोजिंग दिया हुआ है। लगा कि जेएसडब्ल्यू स्टील में एक बार बाइंग करना चाहिए करंट लेवल से भी। और मुझे लग रहा है कि ऊपर की ओर टारगेट 1075 का लेके चल सकते हैं, और किसी को स्टॉप मेंटेन करना चाहिए इसके लिए 1000 का। मुझे लग रहा है 1000 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका है, और जेएसडब्ल्यू स्टील मेरा दूसरा स्टॉक रहेगा मेटल्स में। ठीक है, बढ़िया एक बेस बना हुआ है जेएसडब्ल्यू स्टील का। 1000 के आसपास 1032 की हमने क्लोजिंग देखी, और रोलओवर्स अच्छे थे जेएसडब्ल्यू स्टील में, तो इस पर आप फोकस करके चलिए। और चोला फाइनेंस 1562 का स्टॉप लॉस, 1700 रुपए के टारगेट के लिए। ये दो शेयर होंगे, दो ऐसे सेगमेंट से जहां पर हम देख रहे हैं कि अच्छी खासी मजबूती बन रही है। और चलिए, वक्त हो गया हमारे खास सेगमेंट का, एसएमई आईपीओ से सावधान। तो ईटीना और स्वदेश ने मुहिम चला रखी है कि एसएमई आईपीओ को लेकर हम आपको सतर्क करते रहेंगे। जहां मौके बनेंगे उसके बारे में बताएंगे, लेकिन जहां पर रिस्क है उन रिस्क को लेकर आपको आगाह करेंगे और आपके पैसे बचाने में हम आपकी मदद करेंगे। कुछ और आईपीओज खुले हैं एसएमई स्पेस में और उन पर हमारी नजर है। पुलकित ने की है बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च इनको लेकर, जरा समझते हैं कि आपको करना क्या है। पुलकित, बताइए कौन से एसएमई आईपीओज खुले हैं और क्या करना चाहिए उनमें। तो हम जैसे कि पूरे हफ्ते बताते रहे कौन कौन से आईपीओ खुलेंगे, आज उस कड़ी में 2 और आईपीओ खुल रहे हैं। पहले है नीतू योशी। नीतू योशी बेसिकली एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो फेरस मेटलर्जिकल, फेरस मतलब आयरन रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है। इसका जो ओपनिंग है वो आज 27 जून को होगा, 1 जुलाई तक चलेगा, और जो टोटल साइज है वो लगभग 77 करोड़ का है। जो मर्चेंट बैंकर है वो हॉरिजॉन मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड है। कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं इस आईपीओ के बारे में। तो इनके जो लगभग 5 कस्टमर हैं वो मिलके इनका 62% रेवेन्यू देते हैं। सिंगल लोकेशन मैन्युफैक्चरिंग है इनका, कोई बहुत ज़्यादा देश भर में फैले हुए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं है। और लगभग इन्होंने 92 लाख का सिर्फ इंटरेस्ट दिया है, और वो इंटरेस्ट भी अगर ये ऑपरेटिंग कैश फ्लो से लिया जाए तो वो पूरा नहीं कर पाए। तो मतलब एक थोड़ा सा ऑपरेटिंग कैश फ्लो के ऊपर कंसर्न है। और अगर इनके रेवेन्यू की बात की जाए तो लगभग 4.5 करोड़ का फाइनेंशियल ईयर 2022 में, फिर 1.6 करोड़ का 23 में, और 4.7 करोड़ का 24 में। तो ये क्लियरली रिफ्लेक्ट कर रहा है कि बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे है इनका रेवेन्यू, और उसका सिंपल एक रीज़न हो सकता है कि आयरन की प्राइसेस में किस तरह से मूव हुआ है। पॉजिटिव बातें भी हैं कुछ, इनका मेन क्लाइंट ही रेलवे है, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। और जो करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो लगभग 20% चल रहा है। अगर हम दूसरे आईपीओ की बात करें जो कि है हमारा एड काउंटी मीडिया लिमिटेड, एड काउंटी मीडिया इंडिया लिमिटेड, तो आज ये भी आईपीओ इसी डेट में खुलेगा, 27 जून से लेके 1 जुलाई तक खुला रहेगा। फ्रेश इशू लगभग इनका 51 करोड़ का है। मर्चेंट बैंकर नरनोलिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड है। कुछ इनके फैक्ट की बात कर लें तो कंपनी थोड़ा कैश बर्न में है, तो लिक्विडिटी इश्यूज हैं। 40% रेवेन्यू इनका कॉर्पोरेट क्लाइंट से आ रहा है जो कि डिजिटल मार्केटिंग वगैरह की सर्विसेज प्रोवाइड करके आ रहा है। अब कुछ भी अगर इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है तो सबसे पहले कंपनियां मार्केटिंग बजट कट करती हैं, तो वहां पे एक थोड़ा सा हिट इनको लग सकता है अगर ये चीज हुई तो। एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी जो 4 पार्टीज हैं, 4 पार्टीज मतलब 4 क्लाइंट, वो लगभग इनका 100% ट्रेड रिसीवेबल पे है। तो इनका जो कलेक्शन है वो अगर डिले हुआ तो फिर इनकी ऑपरेटिंग कैश में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हैं इनके बारे में। ब्लू चिप क्लाइंट बेस है तो बहुत जल्दी वो क्लाइंट बेस जाता नहीं है, और ग्रे मार्केट प्रीमियम लगभग 35% का है। और सबसे बढ़िया, चूंकि है डिजिटल मार्केटिंग के बिजनेस में तो एसेट लाइट मॉडल है। तो जी, ये थी कुछ डिटेल्स दोनों आईपीओ के बारे में कि किस तरह से परफॉर्म हो सकते हैं।
के पुलकित, बहुत शुक्रिया। तो नीतू योशी, दिक्कत ये है कि रेवेन्यू कंसंट्रेशन है 5 कस्टमर में, ये एक तनाव की वजह है और एक ही लोकेशन पर इनके मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। बाकी एड काउंटी मीडिया इंडिया ये आज से 1 जुलाई तक खुला हुआ है। तपन जी, आपने भी क्या स्टडी किया है ये इन एसएमई आईपीओस को, क्या व्यू होगा आपका और आप किस तरह की आप रेटिंग देंगे इनको? जी अभिषेक जी, पहले नीतू योशी की बात करें तो जैसे पुलकित ने बोला कि इनका मेन क्लाइंट है इंडियन रेलवेज। अब आपको भी पता है इंडियन रेलवेज में काफी कैपेक्स बढ़ने वाला है, ऑलमोस्ट 2.6 लाख करोड़ तो इस साल ही होगा, तो काफी ऑर्डर बुक रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं। और प्लस वो है ना RDSO सर्टिफाइड है, जो नीश एरिया में काफी स्ट्रांग मोट माना जाता है, यानी क्योंकि ना बहुत कम लोग हैं इसमें और इसलिए इनको ये फायदा है। हाँ, इबिटा मार्जिन आप देखो तो अच्छा खासा है 36%, नेट मार्जिन 26%, तो इंडस्ट्री लीडिंग है। मैं थोड़ा आपको पॉजिटिव अभी बोल रहा हूँ, तो ये एक अच्छा पॉइंट है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे क्योंकि स्ट्रॉन्ग नोट है, वो एक बड़ा बेनिफिट इनको। लेकिन क्या कुछ नेगेटिव, जैसे एक ही रेलवे पे डिपेंडेंट है, इनका एक ही प्लांट है, प्लस काफी हद तक कैश फ्लो थोड़ा कह सकते हैं ना कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव है। सिक्योर्ड डेब्ट में अगर देखें तो सिक्योर्ड लोन 13.6 करोड़ है। लेकिन अगर आप वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ से देखें, जो हमें खास देखना चाहिए, तो ये कंपेयर टू पीयर्स काफी एट्रैक्टिव लेवल पे बैठे हुए हैं। उनका पी रेशियो काफी कम है, प्लस अदर वैल्यूएशन मैट्रिक्स भी बहुत अच्छे कंपेयर टू कॉम्पिटिटर। और क्योंकि रेलवे में इतना ग्रोथ आने वाला है, तो एक तरह से आप देख सकेंगे इस कंपनी में भी ग्रोथ आ सकता है, इसलिए लिस्टिंग गेन्स भी लग रहा है कि आएंगे। ओके, तो अगर आप को इसमें इन्वेस्ट करना है, अगर इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना है तो थोड़ा कॉशियसली थोड़ा देख लीजिए नेगेटिव पॉइंट्स। लेकिन हाँ, लिस्टिंग गेन्स लग रहे हैं यहाँ से, तो उस तरह से आपको अप्लाई करना है, थोड़ा कॉशियस व्यू से आप कर सकते हो। दूसरा हम लोग करते हैं एड काउंटी मीडिया लिमिटेड, जो डिजिटल बिजनेस में है, तो इनका भी आप देखें तो प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ बहुत अच्छा रहा है। एसेट लाइट मॉडल है ना, क्योंकि डिजिटल में है, तो डिजिटल मीडिया में तो अगर आप देखो तो हाई स्केलेबल है, लो कैपेक्स चाहिए इसमें। और इनके जो क्लाइंट्स है वो कौन है? जेप्टो, शेयरचैट, पैसा बाजार, तो ये बड़े बड़े क्लाइंट्स है इनके पास। वैल्यूएशन ओके है, कंपेयर टू पीएस काफी कम है, 10 का पी पे चल रहा है, तो वो भी इनके बेनिफिशियल है। लेकिन बस थोड़े नेगेटिव अगर आप देख ले तो उनका जो 86% 3 ही रीजन से आ रहा है, हरियाणा, कर्नाटका, महाराष्ट्र। थोड़ा नेगेटिव इन्वेस्टिंग कैश फ्लो है, एफडी और म्यूचुअल फंड में डाला हुआ है। टैक्स और सिविल लिटिगेशन है ऑलमोस्ट 7.9 करोड़ के। लेकिन क्योंकि ये एसेट लाइट मॉडल है, तो यहां से प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी अगर ये क्लाइंट मेंटेन रहे और आगे जाके अगर ग्रोथ होता है, तो अगर देखें ना तो जो वैल्यूएशन वो कंफर्टेबल है कंपेयर टू पीयर्स। तो लिस्टिंग गेन्स यहां भी मुझे दिख रहे हैं, तो यहां भी इन्वेस्टर को, क्योंकि एसएमई में लिक्विडिटी कम रहती है तो थोड़ा रिस्क रहेगा उस तरह से। लेकिन लिस्टिंग इन लग रहा है, तो आपको थोड़ा कॉशियस होके नेगेटिव पॉइंट्स भी देख के फिर आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा कॉशियस आपको रहना है। एसएमई में वैसे भी आपको कॉशियस रहना चाहिए, लेकिन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं थोड़ी सी कॉशियस अप्रोच के साथ। चलिए, छोटी सी ब्रेक का वक्त हो गया है और ब्रेक से जब लौटेंगे तो मार्केट लाइव की शुरुआत करेंगे हम हेडलाइंस के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से 18 आवर्स स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मार्केट लाइव, आपके साथ में हूं अभिषेक और मेरे साथ जुड़ेंगे मेरी सहयोगी मानसी दवे। बाजार के लिए संकेत अच्छे हैं, कल जून सीरीज की शानदार क्लोजिंग हुई है और आज चौतरफा क्यूज जो मिल रहे हैं वो पॉजिटिव साइड के मिल रहे हैं और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि गिफ्ट निफ्टी भी करीब 100 अंकों की बढ़त पर शुरुआत के संकेत दे रहा है। तो आगे हम चर्चा करेंगे, बाजार पर व्यू लेंगे, आपके लिए स्टॉक्स जानेंगे, थोड़ी देर में 9 के नवरत्न भी लेकर आएंगे। लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। अमेरिका में रेसिप्रोकल टैरिफ की डेडलाइन बढ़ने की उम्मीद से बाजारों में शानदार तेजी। डाउ 400 अंक उछलकर दिन की ऊंचाई पर बंद। नेस्डेक भी करीब 200 अंक दौड़ा। S&P 500 भी रिकॉर्ड स्तर के पास बंद। डाउ फ्यूचर्स 50 अंक ऊपर। एशियाई बाजारों से दमदार संकेत। गिफ्ट निफ्टी 100 अंक चढ़कर 25,700 के ऊपर। निकेई में 600 अंकों के आसपास की शानदार मजबूती। कच्चा तेल हल्की तेजी के साथ $68 के ऊपर। कॉमेक्स पर सोनी चांदी पर दबाव। घरेलू बाजार में सोना 96,700 के पास सपाट।
हिताची एनर्जी को पावर ग्रिड से 30 ट्रांसफार्मर सप्लाई का मिला ऑर्डर। 765 केवी के सिंगल फेज ट्रांसफार्मर सप्लाई करेगी कंपनी। आज वित्त मंत्री पब्लिक सेक्टर बैंकों के प्रमुखों के साथ करेंगी रिव्यू बैठक। डीएफएस सेक्रेटरी समेत कई बड़े अधिकारी रहेंगे मौजूद। और मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिन गुजरात और महाराष्ट्र में भारी बारिश का अलर्ट किया जारी। महाराष्ट्र के रायगढ़, मुंबई, ठाणे और पालघर में येलो अलर्ट जारी। वहीं दिल्ली में भी हल्की बारिश का अनुमान। आपका ईटी न्यूज़ स्वदेश पर मार्केट लाइव में थोड़ी देर में प्री ओपन के टेक्स आ जाएंगे और उम्मीद यही है कि आज भी एक शानदार तेजी बाजार में हम देखेंगे। बैक टू बैक 3 सत्र की तेजी हो गई है और निफ्टी अब अपने ऑल टाइम हाई से सिर्फ 700 पॉइंट की दूरी पर है। निफ्टी बैंक ने तो नया रिकॉर्ड बना भी दिया है और हम देख रहे हैं कि ये शेयरों में अच्छा खासा एक्शन है। डिफेंस वाले शेयर, पीएसयू स्टॉक थोड़े से पीछे भी छूटे हैं क्योंकि चले बहुत थे तो थोड़ा सा वैल्यूएशन करेक्शन उसमें हो रहा है। अदरवाइज बाजार में मोमेंटम बड़ा ही तगड़ा है। मिड कैप स्मॉल कैप में भी हम अच्छी बाइंग हमने कल के सत्र में देखी है और उम्मीद करके चलेंगे कि जिस तरह से एफआईज की शॉर्ट कवरिंग हुई है कल के सत्र में, इंडेक्स फ्यूचर्स में जो लॉन्ग होल्डिंग है 38% पर पहुंच गई है, तो बाजार को आज फिर से हम एक ट्रिगर बनते हुए देखेंगे। लेकिन हो यह भी सकता है कि अब चूंकि लगातार तेजी हो गई है तो और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है, थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग ऊपरी स्तरों पर आएंगे। लेकिन जो फोमो वाले लोग हैं जो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं वो थोड़ा सपोर्ट देने का बाजार को काम जरूर करेंगे। एक व्यू चाहिए आपसे तपन जी, इटर्नल के शेयर पर, यानी कि जोमैटो, क्या करना चाहिए जोमैटो के शेयर में? कंजम्पशन वाले खेमे में कल हमने देखा कि बाइंग हो रही थी, लेकिन इटर्नल हम देख रहे हैं कि 240-45 के पास जो रुकता था उसको छोड़ के आगे तो बढ़ा, 265 पर कल की क्लोजिंग हुई है। क्या आपकी राय होगी इसको लेकर? वेल अभिषेक जी, देखो ये जो स्पेस है बहुत ही कंपटीशन है, आपको भी पता है, क्योंकि जेप्टो, अगर आप बिग बास्केट देख ले, जियो और अमेजोन, ना ये बहुत ही कंपटीशन है और यहाँ आपको प्रॉफिटेबिलिटी के लिए सही में जूझना पड़ता है। तो अमेजोन अगर बात करें तो ऑफकोर्स इन सभी शेयरों में आई थिंक अमेजोन हमेशा, अमेजोन, इटर्नल हमेशा आगे रहा है। और लेकिन अगर यहाँ मुझे थोड़ा वो कह सकते हैं ना कि यहाँ मैं थोड़ा कॉशियस रहूंगा। रीजन एक ही है कि आगे जाके भी जेप्टो का लिस्टिंग होने वाला है और जिस तरह से नो अभी कंपटीशन चल रहा है, ये प्रॉब्लम रहेगा। देखो, अगर आप लास्ट टाइम भी मैनेजमेंट ने बताया कि हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी को नहीं देख रहे, हम लोग मार्केट शेयर गेन के लिए जा रहे हैं, तो बात सही है, मार्केट शेयर गेन के लिए जा रहे हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एज अ शेयर होल्डर आपको ईपीएस चाहिए। उसमें क्या होता है, हमेशा मैंने देखा है कि थोड़ी भी डिसअपॉइंट से ये स्टॉक बहुत गिर जाते हैं। अब 263 में ये बीच में 220 भी गया था, एक बार तो 300 भी जाके आया, लेकिन यहां से मुझे उस तरह की मूवमेंट नहीं लग रही है जिस तरह से पहले मूवमेंट थी। ऑफ कोर्स उन्होंने कुछ बुक माई शो और काफी सारे एक्विजिशन किए, वो भी डाइवर्सिफाई थोड़ा कर रहे, लेकिन ये बहुत ही इंटेंस कंपटीशन है। तो अगर किसी को भी इन्वेस्ट करना है थोड़ा कॉशियस करना है। कंज्यूमर डिस्क्रिप्शन भी बढ़ेगा, मैं ना नहीं बोल रहा हूं, इन लोगों का भी टर्नओवर बढ़ेगा, वो भी होगा, लेकिन क्या प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी वो थोड़ा लंबे समय के लिए, अगर आपका 3 साल 4 साल का है तब जाके सोचे। शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि बहुत ही फ्लक्चुएशन आएगा और ये सभी प्लेयर ने जी तोड़ लगा के इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ मनी बर्न का बहुत बड़ा इशू हो रहा है। तो मैं थोड़ा कॉशियस रहूंगा इन सब शेयर में अभी टेम्पररी। ऐसी कोशिश रहेंगी। इस बीच प्री ओपन के लेवल्स आ गए हैं और शुरुआती तो झटका हमने काफी खतरनाक देखा निफ्टी पर, लेकिन धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि अब जो गिरावट रह गई है, मतलब प्री ओपन में 25-30 अंकों के आसपास की आप नरमी देखेंगे। देखिए, शुरुआती सत्र होते हैं 7-8 मिनट, कोई मतलब के होते नहीं है, वो लोग अपने सौदे डालते हैं। लेकिन ये है कि अगर 9:07-8 मिनट तक सौदे अगर अपने काटे नहीं अगर ना, तो फिर वो फंसेंगे, फिर वो दिक्कत ये हो जाएगी। तो मस्ती मजाक चलता रहता है कई बार। 28-30 अंक आपको निफ्टी नीचे दिखेगा। अच्छे संकेत ये है कि रुपया देखिए 20 पैसे मजबूत खुला है और डॉलर इंडेक्स में लगातार हम नरमी देख रहे हैं। डॉलर इंडेक्स 3.25 साल के निचले स्तर पर है, 97.38 ये हमने कल की रीडिंग देखी डॉलर इंडेक्स की। तो आपके लिए काफी कंफर्टेबल रेंज है और मजबूत शुरुआत रुपए ने की है। सोने में भी हमने देख रहे हैं कि करीब प्रति 10 ग्राम में 900 रुपए की गिरावट है। तो जो सेफ हेवन अपील जो सोने की है
वो लगातार हम घटते हुए देख रहे हैं और वहाँ से थोड़ी सी मोह भंगम होते हुए देख रहे हैं। पैसे कहाँ जाएंगे? इक्विटी में जाएंगे। अगर गोल्ड से लोग निकाल रहे हैं तो ये बाजार के लिए एक अच्छे कंस्ट्रक्टिव संकेत निश्चित तौर पर हैं। चलिए थोड़ी देर में जब ये लेवल वगैरह सेटल हो जाएंगे ना निफ्टी के, तो एक बार हम व्यू लेंगे इस पर हरीश जी से कि करना क्या चाहिए। लेकिन मान के चलिए कि आज शुरुआत जो है ना आप मजबूती पर होते हुए देखेंगे। मे भी जैसा कि हम कह रहे थे कि ये तेजी अब चूंकि हो गई है तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग सोचें कि अच्छा ठीक है, मैंने तो 24,700 पर एंट्री ली थी, 25,500 600 मिल रहे हैं तो एक बार को प्रॉफिट बुकिंग कर लें, ऐसे भी लोग होंगे। लेकिन बाजार में तेजी है, इसमें कोई दो राय नहीं है और बाय ऑन डिप्स की रिकमेंडेशन अपनानी चाहिए। अगर आपको मौके नहीं मिले हैं तो गिरावट आए तो उसको आप मौके के तौर पर इस्तेमाल करिएगा। कोई टेंशन वाली बात बाजार में फिलहाल दिखाई दे नहीं रही है। एक शेयर हरीश जी आपसे जानना चाहेंगे, कल हमने देखा कि हिंदुस्तान कॉपर की क्लोजिंग बड़ी शानदार हुई, 4.5-5% ये शेयर चला। वेदांता में हमने तेजी देखी और वजह यह है कि जो ग्लोबली जो कॉपर के जो प्राइसेस हैं वो ऊपर जा रहे हैं। 5 सत्र से हिंदुस्तान कॉपर लगातार चल रहा है। 245 रुपए के आसपास के भाव थे, अब ये ऑलमोस्ट 250 रुपए के आसपास के प्राइसेस हो चले हैं। आपको क्या आगे भी स्ट्रेंथ दिख रही है? और किसी ने अगर अभी तक मान लीजिए नहीं खरीदा है तो क्या इस लेवल पर आप खरीदने की सलाह देंगे? अभिषेक जी, अगर कॉपर देखिए, कॉपर का हिंदुस्तान कॉपर का चार्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो देखिए लास्ट कुछ दिनों से नीचे लेवल से रिकवरी देखने मिल रहा है। और अब दो तीन दिन पहले एक्चुअली 200 डे मूविंग एवरेज क्रॉस किया था और कल उसके बाद कल के ट्रेडिंग सेशन में हमने एक शार्प रैली देखने मिला, ऑलमोस्ट 5% के गेंस के साथ क्लोजिंग किया था। तो मुझे लगा, और वॉल्यूम्स भी अच्छा खासा गेन किए थे कल के दिन। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ग्रेजुअली एक टर्न अराउंड देखने मिल रहा है स्टॉक में। और एक लॉन्ग टर्म चार्ट में देखते हैं तो एक ट्रेंड चैनल का रेसिस्टेंस था वो भी क्रॉस कर चुका है, उसके ऊपर कन्वीनियंसली होल्ड कर रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक बड़ा रैली के लिए शुरुआत हो सकता है इस स्टॉक में। तो ऊपर की ओर मुझे लग रहा है कि ग्रेजुअली स्टॉक प्राइस 300 और 330 के आसपास तक जा सकता है। तो मुझे लग रहा है कि किसी के पास बाइंग नहीं, तो मुझे लग रहा है अभी भी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि कल के पहला दिन है, ऑलमोस्ट हम लोग मान के चल सकते हैं जो रैली हुआ है जो 5% अगेंस्ट। तो मुझे लग रहा है कि अभी भी बाइंग का अपॉर्चुनिटी है स्टॉक में। तो करंट लेवल्स पे थोड़ा माइनर डिप्स में भी मिलता है तो बाइंग करना चाहिए। मुझे लग रहा है जब तक 250 के ऊपर टिका हुआ है स्टॉक प्राइस, तेजी का रुझान रहेगा इसमें। और बाइंग है तो किसी के पास होल्ड करना चाहिए, क्योंकि इमीडिएट बेसिस में मुझे लग रहा है कि 300 का लेवल्स ऊपर दिख सकते हैं, उसके ऊपर निकल रहा है तो फर्दर रैली देखने मिल सकता है। तो करंट लेवल्स में मैं रिकमेंड करूंगा या थोड़ा माइनर डिप्स में भी मिलता है तो बेटर रहेगा। 250 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए क्लोजिंग बेस। 250 का स्टॉप लॉस आप क्लोजिंग बेसिस पर मेंटेन कीजिए। हिंद कॉपर के लिए 275 रुपए पर आज इसकी शुरुआत हो सकती है। एक और मेहमान हमारे शो में शामिल हो गई हैं मोतीलाल ओसवाल से शिवांगी साड़ा हमारे साथ हैं। शिवांगी जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। आपके शेयरों से शुरुआत कर लेते हैं। बताइए आज आपका फोकस कहां पर है और कौन से शेयर आप खरीदने की सलाह दे रही हैं? जी बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग। तो हम देख रहे हैं कि मार्केट्स में काफ़ी एक अच्छी बुल्स की एक कमबैक देखने को मिली है और ओवरऑल काफ़ी जो फैक्टर्स हैं वो भी स्ट्रॉन्ग है। पुट कॉल रेशियो 1.3 के आसपास है। इंडिया विक्स भी अपने मल्टी मंथ्स लो के आसपास आ चुका है। तो सारी ही फैक्टर्स बुल्स को काफ़ी सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी काफ़ी बरकरार है। तो यहाँ पे मेरी नज़र सबसे पहले है टाइटन पे। गोल्ड प्राइसेस के ईजिंग के वजह से भी यहाँ पे काफी एक अच्छा रुझाव बनते हुए दिखा है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस ईज हुए हैं उसके कारण। और पिछले 4 दिनों से हम देख रहे हैं कि काफी सिग्निफिकेंट वॉल्यूम्स और ओपन इंटरेस्ट एडिशन यहाँ पे होते हुए दिखा है। पिछला एक जो रेजिस्टेंस था 3650 का, वो सरपास करके अब वो सपोर्ट के तौर पे आ रहा है। तो रोल रिवर्सल यहाँ पे क्लियरली देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम खरीदारी के मौके ढूंढे 3850 के टारगेट्स के लिए नेक्स्ट, 3630 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ओके, टाइटन पिछले दिनों ब्रोकरेज पॉजिटिव रिपोर्ट्स के चलते भी फोकस रेडार पर था और कंपनी के इनफैक्ट टेकअवेज जो मैनेजमेंट की तरफ से आते हुए दिखे बिजनेस प्लान्स को लेकर, डिमांड के फ्रंट को लेकर काफ़ी कन्विक्शन नजर आया और टाइटन के स्टॉक प्राइस में लगातार रिफ्लेक्ट होता हुआ हमारे एक्सपर्ट्स के पॉजिटिव रेडार पर। शिवांगी, हाय, गुड मॉर्निंग। मैक्स हेल्थ केयर के चार्ट्स पर भी आपसे एक राय जानना चाहेंगे। स्टॉक में अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला है और अच्छी खासी मजबूती के साथ ये स्टॉक ट्रेंड कर रहा है। कुछ समय पहले इनफैक्ट जून की शुरुआत में मैक्स हेल्थ केयर पर जेफरीज की एक रिपोर्ट आई थी और रिपोर्ट का ये कहना था कि 1400 तक के टारगेट्स भी नजर आ सकते हैं।
और ग्रोथ के कारण कई सारे हैं। इनके बिजनेस वर्टिकल्स का तेजी से बढ़ना, हेल्थ केयर सेक्टर पर सरकार का फोकस होना, सारी चीजें हैं जो कि फंडामेंटली तो काफी वर्कआउट कर रही है, लेकिन स्टॉक प्राइस टेक्निकली भी चल रहा है। आपकी राय क्या होगी? जी बिल्कुल, मैक्स हेल्थ की अगर हम बात करें, कंसिस्टेंटली इसने अपने की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करते हुए नजर आया है ये पिछले 1 महीने से। तो हम देख रहे हैं कि काफ़ी एक अच्छा स्ट्रेंथ तो बिल्कुल बना हुआ है। वॉलेटिलिटी ज़रूर इस स्टॉक में ज़्यादा देखने को मिलेगी, तो स्टॉप लॉस को हम अकॉर्डिंगली लगाते हुए ही ट्रेड करें। बट मंथ ऑन मंथ बेसिस पे हमने देखा है कि ये स्ट्रक्चर जो है अपवर्ड स्लोपिंग चैनल को रिस्पेक्ट करते हुए नजर आ रहा है। तो बिल्कुल स्ट्रेंथ है, बट वॉलेटिलिटी को साथ में रखते हुए हम इसमें ट्रेड करें। नेक्स्ट जो है 1300 तक के लेवल्स हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 1300 के लेवल्स तो इमीडिएटली शिवांगी को भी नजर आते हैं। इन लेवल्स पर फिर से इसे रिविजिट जरूर करेंगे। ब्रोकरेजेस का ये भी मानना है कि 1400 तक के टारगेट्स भी देखने को मिल सकते हैं। एक ब्रोकरेज रिपोर्ट है जो कि आपके सामने हम रखेंगे। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस पर यूबीएस की ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है। खरीदारी की राय के साथ इन्होंने कवरेज शुरू की है पीएनबी हाउसिंग पर। लक्ष्य 1300 के मानकर ये चल रहे हैं। इनका ये कहना है कि प्रोडक्ट विस्तार से AUM कंपनी के जो है उसे काफी हद तक सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा। वित्त वर्ष 2025 से 27 के लिए 16% AUM कैगर जो है उसका अनुमान है, यानी कि सालाना आधार पर 25 से 27 पर 16% के रिटर्न्स कंपनी दे सकती है। वित्त वर्ष 2027 तक नॉन प्राइम शेयर में 40% की बढ़ोतरी का अनुमान भी है। और ROE यानी कि रिटर्न्स की अगर बात करें, इसमें सुधार देखने को मिला है। मजबूत लोन ग्रोथ के बावजूद डिस्काउंट पर शेयर मिल रहा है और इसी के चलते इन्होंने अपने इनिशिएशन लेवल्स में, यानी कि इन पर कवरेज इनिशिएट किया है, इस पर रिपोर्ट जारी की है और पहली बार 1300 के टारगेट्स। पीएनबी हाउसिंग पर हरीश, आपसे एक टेक जानना चाहेंगे। यूबीएस की पॉजिटिव रिपोर्ट तो है 1300 के लेवल्स, 1135 पर ऑलमोस्ट 2.5% की तेजी पर यह स्टॉक खुलने की तैयारी करता हुआ। बिल्कुल, अगर देखा जाए, देखिए कंटिन्यूसली एक अप ट्रेंड में है पीएनबी फाइनेंस देखा जाए तो फिलहाल एक रेजिस्टेंस जोन में मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट वही इसी के आसपास खुल सकता है, 1135 1140 के अराउंड। तो मुझे लग रहा है कि इसके ऊपर अगर टिकता है तो स्टॉक प्राइस में फर्दर रैली देखने मिल सकता है। तो मुझे लग रहा है कि कंटिन्यूस अभी आज के साथ में थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा कि 1140 के ऊपर एटलीस्ट होल्ड करता है या नहीं वो करता है। अगर उसके ऊपर कन्विंसिंगली होल्ड करता है तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक प्राइस में और फर्दर रैली देखने मिल सकता है। तो ऑलमोस्ट 1250 से लेके 1250 लेके 39 लेवल्स जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उसी के आसपास तक। तो मुझे लग रहा है कि अभी फिलहाल के लिए मैं थोड़ा वेट एंड वॉच करूंगा, क्योंकि आज का क्लोजिंग थोड़ा मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। 1140 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो मुझे लग रहा है कि रैली फर्दर देखने मिल सकता है पीएनबी फाइनेंस में। फाइनेंस के स्टॉक में हमने करीब 3% की तेजी कल के सत्र में देखी थी। 6 मंथ हाई कैपिटल इन्फ्यूजन जो जियो पेमेंट्स में कंपनी ने किया, इस खबर के बाद हमने देखा स्टॉक में मूव। तपन, क्विकली जियो फाइनेंस पर अपनी राय दीजिए। 0.5% गेन्स के साथ आज भी खुलने की तैयारी कर रहा है स्टॉक। जी, जियो फाइनेंस नो एक ऐसा स्टॉक है ना जो पहले तो होप थ्री पे चल रहा था, लेकिन अभी थोड़ा जिस तरह से ना न्यूज आ रहे हैं कि ब्लैक रॉक के साथ अभी वो कर रहे हैं नो ब्रोकरेज अभी सेटअप होने वाला है, आगे जाके म्यूचुअल फंड भी सेटअप होने वाला है। तो काफी सारे उनके वर्टिकल्स थे जहां अभी तक रेवेन्यू नहीं आई थी, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ रही थी, वो अभी शायद आएगी 1 साल में। तो ऑफकोर्स अगर हम लोग प्राइस टू बुक वैल्यू से बात करें तो ये बजाज फाइनेंस से तो ऑफकोर्स काफी सस्ता है, उनका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है। लेकिन क्यों सस्ता था? रीजन वही था कि अभी भी काफी सारे वर्टिकल रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहे थे। अभी बातें चल रही कि मे बी 6 महीने में 1 साल में उनका जो क्रेडिट लोन है वहां ग्रोथ होगा, म्यूचुअल फंड सेटअप होगा और बाकी बहुत सारे वर्टिकल एक साथ लॉन्च होने वाले हैं। और बातें चल ओवरऑल अगर आप देखो तो उनके पास डेटा तो काफी है, क्योंकि जियो है, जियो से वहां डेटा मिलता है, रिलायंस रिटेल है, तो उसको वो कैप्चर करके ना अपना कस्टमर ग्रोथ अच्छा खासा रख सकते हैं। जियो फाइनेंस में पहले से ही काफी 220 के आसपास था, तभी से मैं बहुत बुलिश हूँ, क्योंकि ये पूरी जो कंपनी है ना, मैनेजमेंट उनका अच्छा है, पूरा विजन अच्छा है। बस वही है कि थोड़ा रेवेन्यू जनरेशन के लिए आपको राह देखना पड़ेगा, लेकिन मार्केट जो है वो पहले ही सब कुछ डिस्काउंट कर लेता है और मार्केट अभी वो डिस्काउंट कर रहा है कि आगे जाके इतनी रेवेन्यू जनरेट होगी। तो मेरे हिसाब से इस लेवल पे भी 300 के आसपास भी अगर किसी को एंटर करना है तो आई थिंक ये कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में आई थिंक 2-3 साल में जब सभी कह सकते हैं ना सेगमेंट एक साथ फायर होंगे, आई थिंक इनका प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी रहेगी।
ठीक है, अच्छी रहेगी, प्रॉफिटेबिलिटी है यहाँ से आगे। जियो फाइनेंस 300 रुपये के ऊपर लगातार ये मजबूत होते हुए इसको हम देख रहे हैं। एक्जो नोबेल को लेकर खबर आ रही है कि JSW पेंट्स ने हिस्सा खरीद के लिए करार किया है और एक्जो इंडिया के जो प्रमोटर हैं वो पूरा हिस्सा बेचेंगे। तो पेंट वाले स्पेस में हम देख रहे हैं कि कंपटीशन तो नहीं, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी है ही ऑपरेट कर ही रही है भारत में एक्जो नोबेल। ओनरशिप की इसमें चेंजेस हम देखेंगे। JSW पेंट्स ने हिस्सा खरीद के लिए ये करार किया है, शेयर परचेज अग्रीमेंट किया है और एक्जो इंडिया के प्रोमोटर का पूरा हिस्सा ये खरीदेंगे। तो एक क्रूशियल डेवलपमेंट पेंट स्पेस में हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी बिरला ओपस की एंट्री के बाद ये जो स्पेस है काफ़ी हीटअप होता हुआ दिखा है। देखते हैं आगे क्या इम्पैक्ट आता है। हालांकि अगर आप मार्केट शेयर की बात करें, एक्जो नोबेल की जो मार्केट शेयर है ना कम है, काफ़ी कम है। बड़े जो प्लेयर्स हैं वो हैं एशियन पेंट्स है, बर्जर है, कांसाई है, नेरोलैक है, बाकी और भी कई सारे पेंट्स हैं, शालीमार पेंट, इंडिगो पेंट, एक्जो नोबेल, इनके जो हिस्सा है मार्केट में थोड़ा सा कम है। अब आते हैं प्री ओपन लेवल तो सेटल हो गए हैं और जैसे इंडिकेशंस मिल रहे थे गिफ्ट निफ्टी से, शुरुआत वैसी नहीं होनी जा रही है। और इसको आप अच्छा मानिएगा कि अगर निफ्टी नीचे अगर खुलता है, जितना सपाट खुले नीचे अगर आ जाए तो और अच्छा है, क्योंकि मौके फिर मिल जाएंगे नए लोगों को भी इस तेजी की सवारी करने की। 27 अंकों की तेजी पर निफ्टी की शुरुआत होगी, 25,576। निफ्टी बैंक की बात करें तो 28 अंकों पर हल्की सी तेजी, तो सपाट शुरुआत की हम उम्मीद करके चल रहे हैं। SBI को लेकर थोड़े ब्रोकरेज हाउसेस का कन्वेक्शन बढ़ा है, तो शेयर में हम देख रहे हैं कि 1% की तेजी पर शुरुआत होगी और एकमात्र शेयर SBI है जहां पर आज हम 1% की तेजी पर शुरुआत होते हुए देख रहे हैं। इसके अलावा कंजम्पशन में आप देखिए तो नेस्ले में जो तेजी है वो बरकरार रहेगी। जियो फाइनेंस भी अपनी तेजी को बरकरार रखने की कोशिश करेगा। हिंडाल्को में तेजी की उम्मीद हम कर सकते हैं और शुरुआत हो गई है। शुरुआत होते ही निफ्टी बैंक लाल निशान में हल्का सा गोता लगा के अब कोशिश कर रहा है निशान में टिकने की, लेकिन निफ्टी ने अपनी तेजी को बढ़ाई है 25,600 के ऊपर। मतलब कि कल की जो तेजी थी उसमें और एडिशन 50 अंक आप कर लीजिए, 25,600 के ऊपर निफ्टी आपको दिखेगा। 0.25% ऊपर शुरुआत आज के सत्र में हुई है। चाल थोड़ी सी सीमित इसलिए है क्योंकि HDFC बैंक से प्रेशर है। कल HDFC बैंक ने हमने देखा करीब 0.25% के आसपास की तेजी थी। आज 1% की गिरावट पर शुरुआत की है HDFC बैंक ने और इसी के चलते आप निफ्टी बैंक पर दबाव बिल्ड होते हुए देखेंगे शुरुआती सत्र में। हालांकि जो शुरुआत हुई है ना, एडवांस डिक्लाइन अगर आप रेशियो देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि बाजार में जो माहौल है ना वो तेजी का है। ज्यादातर लोग बाइंग कर रहे हैं, मिड कैप में, स्मॉल कैप में अच्छी खरीदारी हो रही है। 1600 शेयर ऊपर फिलहाल हैं और 350 शेयर आपको नीचे दिखेंगे। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स देखिए करीब 200 अंकों पर 0.25% से थोड़ी ज्यादा की तेजी वहां पर आप देखेंगे। इंडिया विक्स में कोई खास एक्शन नहीं है, इतनी तेजी के बावजूद भी आप देखेंगे कि 13.25 के आसपास का इंडिया विक्स है, आपके लिए कंफर्टिंग फैक्टर निश्चित तौर पर है। निफ्टी बैंक कोशिश करता हुआ हरे निशान में आने की, 24-25 अंकों के आसपास की तेजी, 50 अंकों पर फिलहाल आपको दिखेगा। 60 अंकों पर है निफ्टी। तो खुलने के बाद थोड़ी तेजी तो बढ़ी है, लेकिन मे भी हो सकता है कि कुछ नए लोग एंट्री करेंगे, थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। जो पुराने लोग हैं तो एक रेंज में रह सकता है। वैसे भी आज शुक्रवार का दिन है, लेकिन माहौल जो है तेजी का है। बाय ऑन डिप्स का बाजार है, ये हम आपको पिछले कई सत्र से आपको सलाह दे रहे हैं। अब आते हैं शेयरों पर। अच्छी शुरुआत की है L&T ने, करीब 1.25% ऊपर ये शेयर आपको ऊपर दिखेगा। टाटा स्टील में तेजी है करीब 1.25% की। NTPC को लेकर एक अच्छी खबर आज आई थी। NTPC के शेयर में 1% की तेजी है। SBI 1% ऊपर है। हिंडाल्को, टाटा मोटर, इंडसइंड बैंक भी करीब 0.25 से लेकर 1% के आसपास की तेजी पर कारोबार आपको होता हुआ दिखेगा। दूसरी साइड में जो बाजार को नीचे खींचने का जो काम कर रहे हैं, HDFC बैंक में करीब 1.25% के आसपास की गिरावट हो गई है। यानी कि जो कल की तेजी थी उसका बड़ा हिस्सा HDFC बैंक ने गंवाया है। कल हमने देखा था कि 2027 रुपये का ऑल टाइम हाई बना था। रिलायंस इंडस्ट्रीज 1506 रुपये का भाव आप देखेंगे रिलायंस पर, तो लगातार हमने मोमेंटम बिल्ड होते हुए देखा। 1400 1450 की रेंज में थोड़ा कंसोलिडेट किया था। उसके बाद रिलायंस में कल के सत्र में अच्छी तेजी रही और कल बाजार को सपोर्ट करने का काम किया था। आज भी हम देख रहे हैं कि करीब 0.25% के आसपास की मजबूती रिलायंस के शेयर में है।
तो रिलायंस सपोर्ट कर रहा है, एचडीएफसी बैंक थोड़ा ड्रैग कर रहा है और इसके चलते जो तेजी है निफ्टी की वो आपको सीनी दिखेगी और निफ्टी बैंक दिखेगा आपको लाल निशान में करीब 20 अंक नीचे। इसके अलावा सिप्ला, एसबीआई लाइफ, कोटक बैंक, टाटा कंज्यूमर ये कुछ शेयर हैं जहां पर हम आधे से करीब करीब 1% के आसपास की नरमी देख रहे हैं। बड़ी तेजी और कहां हो रहा है, वायदा के जरा शेयर देखते हैं। टोरेंट फार्मा में करीब 4.25% के आसपास की तेजी है। डिक्सन में थोड़ी हम प्रॉफिट टेकिंग देख रहे थे। डिक्सन में आज बड़ी तेजी पर शुरुआत हुई है, 3% ऊपर ये शेयर आपको दिखेगा। पेट्रोनेट ऊपर है। हिंद कॉपर की हम चर्चा कर रहे थे कि कल की तेजी को क्या सस्टेन ये करेगा, क्योंकि कल हमने 4.5% के आसपास की तेजी देखी थी। कॉपर के प्राइसेस लगातार मजबूत हो रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, तो इसको सपोर्ट मिल रहा है। एनएमडीसी भी ऊपर है। अगर हम बात करें मेटल में तो वेदांता में भी और नाल्को, जिंदल स्टील, आज मेटल का मूड काफी ओवरऑल अच्छा दिखाई दे रहा है। कंजम्पशन वाला जो खेमा है वो मिला जुला है, क्योंकि आप देखिए टाइटन में कल बड़ी तेजी के बाद अब थोड़ी सी आज हम प्रॉफिट टेकिंग देख रहे हैं। टाटा कंज्यूमर का शेयर नीचे है। इटर्नल आपको सपाट कारोबार करता हुआ आज के सत्र में दिखेगा। तो एक फिलहाल तो रेंज का मार्केट दिख रहा है, देखिए आगे क्या होता है, क्या थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग आती है या फिर बाजार अपनी तेजी को यहां से और बढ़ाता है। निफ्टी बैंक से आज सपोर्ट नहीं है, तो चाल थोड़ी सी सुस्त आपको दिखाई देगी। लेकिन कुछ बड़े मूवर्स कौन से हैं उस पर नजर डालते हैं और फिर अपने एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे, उनसे समझेंगे कि आपके शेयरों में मौके कहां पर मिल रहे हैं। बजाज कंज्यूमर, डिक्सन टेक, सीमेंस, एनएमडीसी, टोरेंट फार्मा, यही हैं आज एनएसई 500 के टॉप गेनर। और अगर हम कमजोरी की बात करें, कमजोरी कोई खास है नहीं। जेके सीमेंट, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एबी कैपिटल, ओबरॉय रियल्टी, ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर आज थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। तो बैंकिंग फाइनेंशियल में थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग है। एसबीआई कार्ड का शेयर भी करीब 1.25% गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। ये तमाम इंडाइसिस और निफ्टी का हीट मैप आपके स्क्रीन पर थोड़ा सा आज बटा हुआ माहौल दिखाई देगा और इसके चलते ही जो शुरुआत हुई है उसके बाद बहुत तेज हम उछाल फिर देख नहीं रहे हैं। बड़ी तेजी के बाद निफ्टी ऊपर आया है, ये आप ध्यान में रखिएगा। 25,600 के आसपास से 40-50 अंकों के आसपास की मजबूती, तो अच्छा माहौल कहेंगे। निफ्टी बैंक में थोड़ी सी गिरावट है। कितनी गिरावट? सिर्फ 70-80 अंकों के आसपास की। हमारे एक्सपर्ट्स तैयार हैं ये बताने के लिए कि आपके लिए बाजार में इस वक्त मौके कहां पर बन रहे हैं और ओपनिंग ट्रेड आपको कौन से शेयरों में लेना है प्रॉफिट कमाने के लिए। चलिए, इतना तो बनता है, नई सीरीज की शुरुआत है, अच्छी शुरुआत कही जाएगी। इनफैक्ट सदी हुई शुरुआत रैशनल अप्रोच मार्केट ने दिखाया। एटलीस्ट ग्रीन में ओपन तो हुए 25,600 निफ्टी और 57,200 के नीचे बैंक निफ्टी। संभलने की कोशिश जरूर करेंगे। हमारे एक्सपर्ट्स हमारा साथ निभाने के लिए तपन दोषी, शिवांगी शारदा, हरीश जुजारे तो है ही, लेकिन एक और एडिशन, एक्सपर्ट एडिशन, आदित्य अग्रवाल भी। आदित्य, लास्ट सीरीज जब क्लोज हो रही थी तब भी आप हमारे साथ थे, नई सीरीज की शुरुआत में भी आप हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग, बताएं आपके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन, ओपनिंग ट्रेड्स क्या हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। बिल्कुल, तो बहुत ही शानदार क्लोजिंग हमने देखी। लास्ट एक्सपायरी कल के सेशन में बहुत ही बेहतरीन क्लोजिंग था। आज भी हम मेंटेन कर रहे हैं मोमेंटम को। अच्छी बात यह है कि 25,500 के ऊपर सस्टेन कर रहा है निफ्टी। ऊपर में मुझे लग रहा है एक बार 25,650 के लेवल्स को यहाँ पे टेस्ट कर सकता है। उस लिहाज से अगर हम देखें तो आज सुबह से हम देख रहे हैं रेलवे स्टॉक्स में एक अच्छी खासी बाइंग देखने मिल रही है। टीटागढ़ वैगन मेरे रडार पे है। स्टॉक रिसेंटली एफएनओ में ऐड हुआ था और एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है यहाँ पे। बुलिश फ्लैग पैटर्न से ब्रेकआउट के लिए रेडी है स्टॉक। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी टीटागढ़ वैगन पे। यहाँ पे टारगेट्स हमको 1100 के लगाने हैं, नीचे स्टॉप लॉस हमको यहाँ पे 940 का लगाना है। 940 के स्टॉप लॉस के साथ 1100 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करनी है टीटागढ़ वैगन में। और दूसरा मानसी, मुझे लग रहा है कैपिटल गुड खेमे में अब अच्छी खासी एक बाइंग देखने मिलनी चाहिए। तो उसमें से लार्ज कैप स्टॉक एलएनटी के साथ जानना चाहूंगा मैं। अगेन उसमें एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ, 200 डीएमए पे स्टॉक ने एक सपोर्ट लिया, वहां से एक बुलिश फ्लैग पैटर्न या फिर हम उसको बोल सकते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न से एक ब्रेकआउट देखने मिला हमें। यहाँ पे फ्रेश बाइंग करनी चाहिए करंट लेवल्स पे। टारगेट्स यहाँ पे 3,850 के आएंगे। 3,850 के टारगेट के लिए खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे हमको लगाना है 3,660 का। लगातार एक्सपर्ट्स का नजरिया है और पिछले दिनों स्टॉक में हमने जबरदस्त अपमूव देखे भी हैं और आज भी करीब 2.5% की तेजी के साथ एनालिस्ट और एक्सपर्ट्स की अगर माने तो यहाँ से 25% फर्दर अपसाइड देखने को मिलेगा। मल्टी बैगर कैटेगरी में आने वाला स्टॉक पोटेंशियल काफी है स्टॉक में, लगातार हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर। और एलएनटी भी इस वक्त आदित्य के रेडार पर है, उनकी स्ट्रैटेजी आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। शिवांगी, आप भी बताएं आपके ओपनिंग ट्रेड्स क्या होंगे?
शिवांगी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी तरह से हमने इस सीरीज की शुरुआत की है और हम देख रहे हैं कि कुछ मेटल स्पेस स्टॉक्स में काफ़ी एक अच्छा एक्शन बना हुआ है। तो यहाँ पे मेरी नज़र है टाटा स्टील पे, जो कि पिछले 4 दिनों से एक काफ़ी रिमार्केबल यहाँ पे वॉल्यूम और प्राइस सर्ज देखने को मिल रही है। यहाँ पे इंटरेस्टिंगली काफ़ी अच्छा पुट कॉल रेशियो में हमने राइज देखा है, जो कि एक इंडिकेशन है कि पुट राइटर्स अपना बेस स्लो एंड स्टेडी ग्रेजुअली बहुत ही कंफर्टेबली बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे मेरी नज़र रहेगी। नेक्स्ट जो है, हमने देखा है कि पिछले रेजिस्टेंस को भी 165 के जो रेजिस्टेंस था उसको सरपास करने की पूरी तैयारी में है ये स्टॉक। तो अब यहाँ पे नज़र रहेगी खरीदारी की, मौके ढूंढे 170 के नेक्स्ट टारगेट्स के लिए और 160 के एक स्टॉप लॉस के साथ। टाटा स्टील का एक टारगेट क्या बताया आपने शिवांगी? 170 के इमीडिएट टारगेट्स यहाँ बनते हुए दिख रहे हैं, 160 के एक स्टॉप लॉस के साथ। 170 टारगेट, 160 आपका स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिएगा। हरीश, आप भी बताएं आपकी तरफ से क्या है ओपनिंग ट्रेड्स? मानसी जी, मेरा ओपनिंग ट्रेड रहेगा इंटर ग्लोब में। देखिए, इंडिगो का बहुत दिन के कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक का ऑल टाइम हाई पे क्रॉस किया हुआ है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे फिर से एक बार बाइंग का नजर दिख रहा है और मुझे लग रहा है कि ये करंट लेवल से 6000 लेवल्स तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऊपर का। तो मुझे लग रहा है कि इंडिगो में बाइंग करने की राय रहेगी कि लंबा कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दिया हुआ है और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 5630 का, और ऊपर के मुझे टारगेट्स बनेंगे 6000 लेवल्स के। इंटरग्लोब एविएशन पर इस वक्त राय बनती हुई 5763 के लेवल्स पर करीब 1.5% की तेजी। तपन, ये डिफेंस की रैली खत्म हो चुकी है क्या? डिफेंस स्टॉक्स, शिप बिल्डिंग स्पेस अगर आप देखेंगे बढ़िया तेजी दिखाने के बाद अब और ऑफ कोर्स महंगे हो चुके हैं। वैल्यूएशन इतनी ज्यादा जबरदस्त तेजी हमने पिछले दिनों में देखी है, उम्मीदें रखनी है या नहीं? यहाँ से आप क्या एक साइडवेज या रेंज बाउंड कामकाज ही नजर आएगा डिफेंस शिप बिल्डिंग में, या फिर गिरावट में एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढी जाए? तो एक ऐसा सेक्टर है जो मल्टी ईयर ट्रेंड है, क्योंकि ये 5 साल 10 साल का ट्रेंड है, ऐसा नहीं कि 1 साल का है। तो ऑफ कोर्स ये प्रॉफिट बुकिंग बीच में आएगी, लेकिन नो, इन्वेस्टर को तो एक तरह से डिफेंस में ये सब जो मौके मिलते हैं, नीचे आते हैं स्टॉक, तो लेने चाहिए। खास करके ना जो रेडार सिस्टम है, जैसे BEL है, या कह सकते हैं एयरफोर्स में जैसे HAL है, तो वो सब स्टॉक मुझे काफी अच्छे लगे कंपेयर टू शिप बिल्डिंग, क्योंकि वहाँ एक अच्छा ऑर्डर बुक है और वहाँ आगे जाके भी मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके मार्जिन एक्सपांशन भी होंगे। कैपेसिटी बिल्डअप पे ये लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि इतने ऑर्डर बुक है 6 टाइम्स 7 टाइम्स, तो ऑफकोर्स कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी और वो गवर्नमेंट पुश भी कर रही है। और इनको एट द एंड ऑफ द डे आप देखिए सभी हवाई हमले ज्यादा होते हैं, तो इसलिए ये BEL या HAL आई थिंक यहाँ से भी मुझे एक अच्छे लग रहे हैं। और एट एवरी टिप नो वन शुड बाय, क्योंकि मार्जिन एक्सपेंशन होगा प्लस ऑर्डर बुक, और एट द एंड ऑफ द डे ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ती है। तो इवन दो ये थोड़े वैल्यूएशन आपको थोड़े ऑन अ हायर साइड लगेंगे, लेकिन यहाँ से भी ग्रोथ उनको वैल्यूएशन को जस्टिफाई करेगी। तो उस तरह से आप हर एक लेवल पे बाय कर सकते हो। ठीक है, भारत डायनेमिक्स को लेकर ये व्यू हो गया। थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि एक्जो नोबेल में जो प्रोमोटर का स्टेक है वो JSW पेंट्स खरीदेगी। एक्जो नोबेल करीब करीब 6% ऊपर ये शेयर कारोबार करता हुआ दिख रहा है। ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है और एक्जो नोबेल इंडिया के जो प्रमोटर है अपना स्टेक वो बेचेंगे JSW पेंट्स को। तेजी हम देख रहे हैं। एक बार जरा व्यू चाहिए इस पर आपसे तपन जी, आपने ट्रैक किया है क्या न्यूज़ को, और कैसे देख रहे हैं आप इसकी तेजी को? क्या करें एक्जो नोबेल के निवेशक? एक्जो नोबेल क्योंकि वो निकल रहे हैं ना, JSW ले रहे, तो ऑफकोर्स जिनके पास जा रहा है वो भी बहुत ही अच्छी कंपनी है। और एक्जो नोबेल अगर आप देखो ना, तो पेंट इंडस्ट्री में सबसे अच्छा रिटर्न उन्होंने दिया है। और क्योंकि वो छोटे प्लेयर है इसलिए उनके पास ग्रोथ था। अगर कंपेरेटिवली अगर पूरी पेंट इंडस्ट्री की बात करूँ तो मैं बिल्कुल भी इतना बुलिश नहीं हूँ, क्योंकि जिस तरह से बिरला ओपस ने ना 3 साल में डिस्काउंटिंग किया, और आप देख रहे हो एशियन पेंट्स ने तो कुछ ग्रोथ ही नहीं किया। इवन JSW भी वही करा है। ये जब बड़े ग्रुप होते हैं ना, उनको पूरा मार्केट डिस्टर्ब करना है डिस्काउंटिंग से। तो एक्जो नोबेल को आई थिंक ये इन्वेस्टर को तो अगर चांस मिल रहा है तो आप ये पेंट इंडस्ट्री से निकल भी सकते हैं। मुझे यहाँ लग रहा है 2-3 साल पेंट इंडस्ट्री थोड़ा कंसोलिडेट होगा। ये छोटे छोटे प्लेयर हाँ आपको शायद रिटर्न दे जाएंगे, लेकिन बड़े प्लेयर में मुझे खास दिख नहीं रहा है। मार्जिन कंप्रेशन रहेगा और ग्रोथ जो सप्लाई है वो ग्रोथ से ज्यादा है, डिमांड से ज्यादा है। तो यहाँ
एक्जन नोबल के इन्वेस्टर को आगे जाके आई थिंक अगर मौका मिले तो निकल सकते हैं, एंड ओवरऑल पेंट इंडस्ट्री में आई एम नॉट बुलिश। ठीक है, पेंट को लेकर बुलिश नहीं है। 6% वैसे उछाल है एक्जो नोबेल के शेयर में। और अगर आप मार्केट शेयर की बात करें, देखिए एक्जो नोबेल जो कंपनी है ये ड्यूलक्स ब्रांड के नाम से अपने पेंट बेचती है और मार्केट शेयर जैसा कि हम थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि कम है, 6-7% के आसपास का मार्केट शेयर है। अकेले 50% से ज्यादा का मार्केट शेयर एशियन पेंट्स के हैं। तो कितना डोमिनेंट प्लेयर है एशियन पेंट्स, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। डिक्सन में आज तेजी लौटी है। शिवांगी जी, डिक्सन आपको लगता है कि ये ऊपर सस्टेन कर पाएगा? थोड़ी थोड़ी हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी, लेकिन ऐसा हम कई बार देख चुके हैं कि प्रॉफिट टेकिंग इसमें आती है लेकिन लोअर लेवल से बाइंग बड़ी अच्छी तगड़ी लौटती है। डिक्सन में करें क्या अभी? जी बिल्कुल अभिषेक, डिक्सन की यहाँ पे हम स्पेसिफिकली बात करें, ऑफ कोर्स आज ओपनिंग लेवल से काफी एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, बट आप अगर नोटिस करोगे पिछले लगभग 18 ट्रेडिंग सेशन से ये अपने 50 डेमा को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तेजी जरूर लोअर लेवल से हम देख रहे हैं, बट फॉलो अप ना होने के कारण स्टॉक में अभी भी प्रेशर बरकरार है। अगर हमें इस स्पेस में कोई स्टॉक में जाना है तो कोफोर्ज मेरी पसंदीदा पिक रहेगी। यहाँ पे ये स्टॉक जो है रेजिलेंस दिखाया है पिछले 2 महीनों से, शानदार रूप से हमने इसमें ओआई एडिशन देखा है और इस महीने रोलओवर्स भी काफी पॉजिटिव आए हैं स्टॉक के लिए। आरएसआई भी एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस यहाँ दिखाते हुए नजर आ रहा है, तो यहाँ पे मेरी नजर रहेगी कोफोर्ज के लिए। इसको हम ध्यान रखें। नेक्स्ट जो टारगेट्स पोटेंशियल यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं राउंड अबाउट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं लगभग 2000 तक के लेवल्स के लिए। ठीक है, 2000 तक के लेवल्स आप कोफोर्ज में उम्मीद करके चल सकते हैं। आज जो मार्केट रिलेटेड जो शेयर्स हैं वहाँ हम देख रहे हैं कि अच्छी मजबूती देखने को फिर से मिल रही है। बीएसई हो गया, सीडीएसएल, कैम्स, ये तमाम शेयर आपको 1 से 2% ऊपर कारोबार करते हुए दिखेंगे। कोई शेयर आदित्य जी जो आपके रडार पर आ रहा हो, कहीं ट्रेडिंग पोजीशन बनाने की आप सलाह देंगे? अभिषेक जी, सीडीएसएल कैम्प्स दोनों ही अच्छे लग रहे हैं। एमसीएक्स हालांकि बहुत ज्यादा ऊपर आ चुका है, अभी तो फ्रेश एंट्री करंट लेवल पे एमसीएक्स में नहीं सलाह दूंगा मैं। तो कैम्प्स और सीडीएसएल ये 2 स्टॉक्स है जो मेरे रडार पे है। पहले हम कैम्प्स की चर्चा कर लेते हैं। एक अच्छा यहाँ पे पॉजिटिव डाइवर्जेंस बना था, कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट आ रहा है, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट बोल सकते हैं हम इसको टेक्निकल टर्म्स में। ऊपर में टारगेट यहाँ पे 4600 का लगा है, नीचे स्टॉप लॉस यहाँ पे 4200 का लगा है, तो 300 रुपए का अपसाइड, 100 रुपए का डाउन साइड। कैम्प्स में खरीदारी करने की करंट लेवल्स पे सलाह। सीडीएसएल दूसरा प्रेफर्ड पिक रहेगा मेरा, उसमें भी खरीदारी कर सकते हैं। ऊपर में 1900 का लक्ष्य यहाँ पे लगा है, नीचे में स्टॉप लॉस लगा है यहाँ पे 1720 का, तो 1720 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करे और 1900 का यहाँ पे टारगेट लगाए सीडीएसएल में। और कैम्प्स में जैसे कि मैंने कहा 4600 का टारगेट। इनफैक्ट ये पूरा जो स्पेस है अभिषेक जी जो आप बात कर रहे हो, ये स्पेस मुझे लग रहा है 2025 में कंटिन्यू करेगा आउट परफॉर्म करने के लिए। तो अगर आपको कहीं भी अपॉर्चुनिटी मिले, कोई भी डिप मिले, तो इसको मैं पोर्टफोलियो में ऐड करें, भले वो सीडीएसएल हो, कैम्प्स हो, एमसीएक्स हो, बीएससी हो, या फिर अगर हम डायरेक्ट ब्रोकर्स की बात कर ले तो एंजल वन हो गया, वो भी काफी इंटरेस्टिंग लगता है मुझे। ठीक है, एंजल वन भी सही लगता है। एक व्यू आपसे चाहिए शिवांगी, पेट्रोनेट एलएनजी को लेकर मुझे लगता है कि शेयर में तेजी भी और बढ़ सकती है। 300 रुपए के ऊपर तो आया है ये। कैसा लग रहा है आपको इसका स्ट्रक्चर? क्या इसमें आपके हिसाब से कोई ट्रेड के मौके बन रहे हैं? जी पेट्रोनेट की यहाँ पे हम स्ट्रक्चर को देखें तो लोअर लेवल से एक रिकवरी है, बॉटमिंग आउट स्ट्रक्चर बनते हुए दिख रहा है, बट ओवरऑल अभी भी फिलहाल हम इसमें देख रहे हैं कि फॉलो अप इतनी ज्यादा यहाँ पे मोमेंटम में नहीं है। पिछली बार हमने देखा था कि 12 जुलाई को भी इन लेवल्स के आसपास एक काफी गिरावट देखने को मिली थी, तो थोड़ा वेट एंड वॉच करने की नजरिया रहेगी यहाँ पे। दिन के जो हम देख रहे हैं कि 300 के ऊपर अगर ये होल्ड करते हुए दिखता है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, तब यहाँ पे हम नेक्स्ट वीक के लिए पोजीशन बना सकते हैं, बट ओवरऑल अभी फिलहाल वेट एंड वॉच की नजरिया रहेगी स्टॉक। वेट एंड वॉच पेट्रोनेट एलएनजी पर 2-2.5% के गेंस आज के सत्र में। पोजीशन है इंटैक्ट रखें, नई पोजीशन के लिए इंतजार करें। लेकिन फाइनेंशियल से जुड़े हुए स्टॉक्स, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, श्रीराम फाइनेंस, तपन आज डाउन ट्रेंड दिखा रहे हैं।
श्रीराम फाइनेंस इन पर्टिकुलर या निफ्टी फाइनेंस इंडेक्स भी अगर आप देखेंगे बिकवाली का दबाव इस वक्त तो देखने को मिला है। बिकवाली जहां पर है, क्या एंट्री अपॉर्चुनिटी फाइनेंशियल से जुड़े हुए स्टॉक्स में कहीं बनती है? ये एनबीएफसी में आपने देखा तो पिछले 15 दिन या एक महीने से जब से ही वो रेपो रेट कटका हुआ था तब से अच्छी खासी तेजी थी और होगी, क्योंकि एनबीएफसी का कॉस्ट ऑफ बोरोइंग क्लियर कट बहुत नीचे चला जाता है, क्योंकि वो बोरोइंग करते हैं बैंक से और बैंक जैसे ही अपना रेट कट करते हैं उनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ जाता है। प्लस उनको एसएलआर और वो सब रखना नहीं पता जो बैंक को रखना पड़ता है, तो उनको लैंडिंग भी उनकी ज्यादा बढ़ जाती है, क्रेडिट ग्रोथ बढ़ जाते हैं। प्लस बीच में जो आरबीआई ने कुछ और रेगुलेशन लाए जहां उन्होंने कुछ छूट दी एमएफआई लैंडिंग के लिए और वो सब में, तो वो सब कुछ अगर आप देखो तो अच्छा खासा सप्लाई आ चुका है क्रेडिट ग्रोथ, अरे क्रेडिट में एनबीएफसी के लिए। तो एनबीएफसी के लिए ये तो बहुत ही स्वीट स्पॉट है। यहाँ थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, लेकिन ओवर द टाइम मुझे लग रहा है कि एनबीएफसी में आउट परफॉर्म बैंक्स यहाँ से भी। तो यहाँ बजाज फाइनेंस ऑफकोर्स अगर आप लार्ज स्टॉक देखते हो, या श्रीराम फाइनेंस भी मुझे अच्छा लग रहा है। अगर लोअर लेवल पर अगर आपको मिलता है ये स्टॉक्स अच्छे हैं। बजाज फाइनेंस ओवरऑल उनका ग्रोथ बहुत अच्छा है और वो जो स्टॉक स्प्लिट हुआ वापस बढ़ गया है, तो थोड़ा तो वैल्यूएशन आई है लेकिन आउट परफॉर्म रहा है। जियो भी अच्छा है जो मैंने ऑलरेडी बताया, और श्रीराम फाइनेंस यहाँ जो लैंडिंग होते व्हीकल जो वहां भी वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो एट अ लोअर लेवल वन शुड बाय, ये एक अच्छा स्पेस है रहने के लिए जब तक ये और 50 बेसिस पॉइंट का कट आने वाला है आगे जाके, तो ये सब ऐड करेगा एनबीएफसी के प्रॉफिटेबिलिटी में भी। चलिए, ये एक राय इस वक्त एनबीएफसीज पर इन पर्टिकुलर आपको मिलती हुई। इस वक्त सेक्टर स्पेसिफिक मार्केट के अप्रोच को अगर आप देखेंगे, हम देख रहे हैं एनर्जी, आईटी, फार्मा, एफएमसीजी और ऑटो, साथ ही बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स हैं जहां पर हम देख रहे हैं अलग अलग पीएसयू बैंक स्पेस में हम देख रहे हैं मजबूती है। फाइनेंशियल सर्विसेज अभी जैसे हम जिक्र कर रहे थे वहां पर कमजोरी है। निजी बैंक क्षेत्र में हम देख रहे हैं कुछ तमाम काउंटर्स है जहां पर एक्शन देखने को मिला है, लेकिन ऑल इन ऑल एनर्जी स्पेस में अच्छी तेजी के साथ इस वक्त कामकाज। सीमेंस के स्टॉक को एक बार पुल अप करते हैं। आज के सत्र में हम देख रहे हैं सीमेंस में मोमेंटम के साथ कामकाज देखने को जरूर मिला है, करीब 3% की तेजी। हरीश एकटेक आपसे जानना चाहेंगे, एट डे हाई स्टॉक इस वक्त ट्रेड करता हुआ 3246 के लेवल्स, 3252 के लेवल्स को ये टेस्ट जरूर करता है, लेकिन आज के सत्र में और यहाँ से आगे एंट्री अपॉर्चुनिटी क्या इन स्तरों पर या नीचे अगर गिरावट मिले तो एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढी जाए? मानसी जी, अगर देखा जाए तो कैपिटल गुड्स में कुछ दिनों से थोड़ा बहुत सुस्त रुझान है, ज्यादा कुछ मोमेंटम नहीं देखने मिल रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ग्रेजुअली यहाँ पे भी मोमेंटम बिल्टअप होते हुए नजर आ रहा है। जैसे मैंने आज क्यूमिंस का कॉल दिया था, और मुझे लग रहा है कि सीमेंस में भी मुझे लग रहा है कि एक बाइंग बिल्टअप हो रहा है और स्टॉक प्राइस में, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे नीचे एक बेस बन चुका है 3100 के अराउंड। मुझे लग रहा है कि 3100 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और ऊपर के और टारगेट देखा है तो इमीडिएट बेस में रेजिस्टेंस है 3400 का। मुझे लग रहा है 3400 के ऊपर क्रॉस करता है तब भी जाके एक फ्रेश रैली देखने मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए 3400 का एक रेजिस्टेंस जोन है, तो उसको मान के चल सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है उसके उनके पास ऑलरेडी बाइंग है तो 3400 के पास तक होल्ड करना चाहिए। और फ्रेश बाइंग के भी मैं यहाँ पर रिकमेंडेशन करूंगा, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड इतना बहुत ज्यादा फेवरेबल ही है करंट लेवल से देखा जाए तो 3100 का स्टॉक के साथ मुझे लग रहा है कि बाइंग करना चाहिए। और 3400 का पहला टारगेट बनेगा, उसके ऊपर निकलता है तो फर्दर रैली देखने मिल सकता है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ टाइम से कंसोलिडेशन से बाहर निकल रहा है सारे कैपिटल गुड स्टॉक्स, तो मुझे लग रहा है कि सीमेंस में बाइंग की राय रहेगी आज। बाइंग की राय 3400 के लेवल्स, 3252, आज 3% के गेंस है। गिरावट का इंतजार करें, गिरावट में एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढी जा सकती है। इस बीच बाजार पर एक नजर होनी चाहिए ऊपरी स्तरों से हल्के होते हुए। सेंसेक्स इन पर्टिकुलर अगर आप देखेंगे, शुरुआत में जो तेजी नजर आई थी वहां से करीब 200 अंकों की कमजोरी देखने को मिली है। इंडेक्स को पुल अप करेंगे, निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स दोनों पर तीनों पर एक नज़र इनफैक्ट डालनी चाहिए। निफ्टी में भी हम देख रहे हैं और सेंसेक्स इनफैक्ट 83,807 के लेवल्स पर अब भी इंटैक्ट। निफ्टी और ब्रॉडर मार्केट्स में मिड कैप स्मॉल कैप में भी हरे निशान के साथ आज ब्रॉडर मार्केट्स अच्छा एक्शन दिखा रहे हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप के खेमे में आपको एंट्री अपॉर्चुनिटीज ढेर सारी मिलती हुई जरूर नजर आएगी। शिवांगी, कोफोर्ज पर आपने अपनी राय दी थी और कन्विक्शन कोफोर्ज पर आपका था। परसिस्टेंट पर भी आपसे एक राय जानना चाहूंगी, क्योंकि काफी अच्छा एक्शन इस स्टॉक में दिखता जरूर है, लेकिन पिछले एक महीने में ये अपनी डायरेक्शन मानो भूल गया था और आज के सत्र में वापस से अपसर्ज दिखाने की कोशिश कर रहा है। पिछले 5 दिन के चार्ट्स अगर देखेंगे तो काफी वॉलेटाइल मूव्स हैं इस स्टॉक में। आईटी स्पेस पे हम देख रहे हैं कि सिलेक्टिव स्टॉक्स में ही अच्छी बाइंग इंटरेस्ट जो है वो कंटिन्यू होते हुए दिखी है।
कोफोर्ज एक ऑफ कोर्स कंसिस्टेंट प्लेयर रहा है इस पूरे स्पेस में, और इसमें हमने देखा है कि वॉलेटिलिटी के बावजूद यहाँ स्ट्रेंथ बनी हुई थी। परसिस्टेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पिछले कई दिनों से कंसोलिडेटिव मूव यहाँ देखने को मिला है, बट वीक ऑन वीक बेसिस इसने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। लगभग हमने देखा है कि स्टॉक जो है पिछले 11 हफ्तों से कंसिस्टेंटली हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बनाते हुए नजर आया है। तो ओवरऑल स्लो एंड स्टेडी स्ट्रेंथ जरूर है यहाँ पे एज कम्पेयर टू दी अदर नेम्स, बट ऑफ कोर्स अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में ही कामकाज कर रहा है, तो यहाँ पे हम नजर जरूर रख सकते हैं। 6300 तक के नेक्स्ट लेवल्स जो है वो यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, और 6000 के एक सपोर्ट को हम ध्यान रखें। के लेवल्स एंटिसिपेटेड हैं परसिस्टेंट सिस्टम में। निचले स्तर पर खरीदारी एंट्री अपॉर्चुनिटी है, तो उसे एंट्री अगर की है तो उसे इंटैक्ट ज़रूर रखें। दो स्टॉक्स आदित्य आपसे जानना चाहूंगी, इनफैक्ट 3, वेदांता पर क्या करना चाहिए? करीब 3% की तेज़ी दिखा रही है स्टॉक का। यहाँ पर किन स्तरों पर एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, और साथ ही कंपैरिजन अडानी ग्रीन और एनटीपीसी ग्रीन, जहां अडानी ग्रीन में लगातार आए दिन अच्छा खासा एक्शन हम देखते हैं, लेकिन एनटीपीसी ग्रीन की रैली, या यूं कहे कि एनटीपीसी ग्रीन के लिए मोमेंटम बिल्टअप ही नहीं हो रहा है। पहले वेदांता की बात कर लेते हैं। मानसी बहुत ही बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है, एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हुआ है, वहां से एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के लिए रेडी है स्टॉक। मेरा मानना है आने वाले दिनों में आपको ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देखने मिल सकता है। अगेन एक इसको हम कप एंड हैंडल बोल सकते हैं, एक इंटरेस्टिंग चार्ट सेटअप है यहाँ पे। और जैसा कि हम चर्चा भी कर रहे थे थोड़ी देर पहले, मेटल्स में एक रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रहा है। तो ये जो सेक्टर रोटेशन हम देख रहे चल रहा है, अब चांस आ गया है, शायद मौका आ रहा है कि मेटल स्टॉक से चलने चाहिए। तो उस लिहाज से अगर मैं देखूँ तो वेदांता का चार्ट मुझे बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी, और अगर यहाँ पे फ्रेश ब्रेकआउट हमको 475 के ऊपर देखने मिलता है मानसी, तो और एडिशन करे। यहाँ पे 500 का लक्ष्य लेके रखे, 500 520 दो टारगेट्स यहाँ पे लगा के रखे, और करंट लेवल्स पर अगर आप खरीदारी करते हैं तो स्टॉप लॉस यहाँ पे 460 का लगाना है। टारगेट्स वही आएंगे 500 से 520 के, और 475 के ऊपर एक फ्रेश एंट्री आपको लेनी चाहिए बिल्कुल, और एडिशन करें इस पे पोजीशन पे। अब अगर हम एनटीपीसी ग्रीन और अदानी ग्रीन के बीच में चर्चा कर ले तो डेफिनेटली चार्ट स्ट्रक्चर अदानी ग्रीन का मच बेटर है एज कम्पेयर टू एनटीपीसी ग्रीन। रिसेंटली लिस्टिंग के बाद स्टॉक एक कंसोलिडेशन में आया, उसके बाद हम देख रहे स्टॉक कहीं नहीं जा रहा है, वहीं साइडवेज कंसोलिडेट कर रहा है। अब अगर हम उसके सामने अदानी ग्रीन की बात कर ले तो उसमें भी एक भारी गिरावट देखने मिली, और एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे। तो रिस्क टू रिवॉर्ड के लिहाज से मुझे अदानी ग्रीन थोड़ा बेटर लग रहा है। यहाँ पे 1100 से लेके 1200 के लक्ष्य यहाँ पे हमको देखने मिल सकते हैं, 950 का यहाँ पे टारगेट निकल कर आता है। तो उस पर थोड़ा सा एक फोकस करना चाहिए। और अगर इसमें टॉप प्लेयर अगर मैं देखूँ तो शायद आइनॉक्स ग्रीन इन तीनों में से बेस्ट पिक रहता है। तो आइनॉक्स ग्रीन अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म नजरिए के हिसाब से देख रहे हो, ट्रेडिंग के हिसाब से देख रहे हो, तो अदानी ग्रीन को देख सकते हैं। ग्रीन 1100 और 1200 रुपए के ये दो टारगेट हो गए। 950 रुपए आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। इस बीच एक्सो नोबेल की जो जेएसडब्ल्यू ग्रुप द्वारा जो एग्जीक्यूशन की जो खबर आ रही है, उसमें अपडेट ये है कि 1.15 करोड़ शेयरों के लिए ओपन ऑफर दिया है, और जो भाव है मौजूदा भाव से करीब करीब 150 रुपये ऊपर है। 3417 रुपये 77 पैसे प्रति शेयर का ओपन ऑफर है। 3382 रुपये का आपको भाव ये दिखेगा। तो ऑलमोस्ट वहां तक तो भाव पहुंच ही गया। 6% की आज शानदार तेजी के बाद ये डील की खबर आई कि एक्सो नोबेल, जो कि 7% मार्केट शेयर रखती है भारतीय पेंट इंडस्ट्री में, वो अपना भारतीय कारोबार बेच रही है, और 75% स्टेक ले रहा है जेएसडब्ल्यू पेंट्स। इस एक्विजिशन के बाद ऐसी खबरें आ रही है कि जेएसडब्ल्यू पेंट्स जो है चौथा सबसे बड़ा पेंट मेकर देश का बन जाएगा। देखिए होता यह कि जब आप कंपनी को एक्वायर करते हैं, जब एक्विजिशन करते हैं, 50% से ज़्यादा अगर आप स्टेक लेने की तैयारी करते हैं, तो जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स होते हैं, जो उस कंपनी की स्ट्रेटजी पर भरोसा करके पैसे लगाए होते हैं, उनको पहले आपको ना एग्जिट रूट देना पड़ता है। वो एग्जिट रूट होता है ओपन ऑफर। कंपनी एक प्राइस देती है कि आपके में शेयर इस भाव पे मैं खरीद लूँगा। 26% स्टेक के लिए ओपन ऑफर आएगा ये, और ये भाव है 3470 रुपये 77 पैसे का। तो भाव भी ठीक ठाक लग रहा है। हालांकि इन्होंने जो डील की है वो डिस्काउंट पर है। एक्सो नोबेल के साथ जो डील की है जेएसडब्ल्यू पेंट्स ने, उनके लिए डील तो काफ़ी अट्रैक्टिव है। अब जो रिटेल के लिए जो एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर्स हैं, उनको जो एग्जिट रूट दिया जा रहा है, ओपन ऑफर का जो प्राइस है वो है 3417 रुपये 77 पैसे। ठीक ठाक है। यहाँ से अब कितने 15 20 30 रुपये ऊपर की गुंजाइश रह गई है।
शिवांगी, एक्जो नोबेल को लेकर क्या व्यू होगा आपका, क्या कहेंगे आप? अब तो डील की जो मोडेलिटीज़ हैं, ओपन ऑफर वगैरह के भाव भी सामने आ गए, प्राइसेस देखिए कैचअप कर ही गए और पूरे के पूरे ही यहाँ से लगता नहीं कि बहुत कुछ बाकी है। कैसे आप देख रही हैं? अच्छा, शिवांगी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। इस पर तपन जी आपसे ही व्यू लेते हैं। कैसे देख रही हैं आप इस डील को, और एक्जो नोबेल के जो निवेशक हैं वो क्या करें? अभिषेक जी, थोड़ी देर पहले हमने इस स्टॉक के बारे में बात की थी और मेरा ओपिनियन यही है कि आई थिंक ये डील लेके निकल जाना चाहिए, क्योंकि अभी जेएसडब्ल्यू स्टील में जाएंगे और कंपटीशन, जैसे आपने बोला कि चौथे प्लेयर बड़े हो गए और बहुत स्टीफ कंपटीशन है। एशियन पेंट्स चाहेगा अपना मार्केट शेयर बचा के रखे, वहां से बिल्ला ऊपर स्ट्राइक करे, यहाँ जेएसडब्ल्यू, तो बहुत ही टफ कंपटीशन है, मार्जिन कंप्रेशन होगा। तो बाद में मुझे ना थोड़ा 1-2 साल ऐसा लग रहा है कि हमें देखना पड़ेगा कि कौन विनर आता है और किस तरह से यहाँ से डिस्काउंटिंग होती है। क्योंकि आप देखो, पहले भी मैं पास में देखूं ना, तो टेलीकॉम में भी जब जब जियो ने एंटर किया तो 4 साल तक भारतीय एयरटेल भी नहीं बढ़ा था, करेक्ट। तो वही 3-4 साल से एशियन पेंट्स भी नहीं बढ़ा। तो मेरा कुछ नजरिया ऐसा ही है कि यहाँ से भी मुझे कुछ खास दिख नहीं रहा है और ये बहुत अच्छी ऑफर है, वो निकल ले। और आई थिंक प्रमोटर भी एक्जो नोबेल के सही टाइम पे निकल रहे हैं मेरे हिसाब से। तो ये तो डील अच्छी है रिटेल के पास, ये लेवल पे भी अब उनको निकलना है तो निकल जाना चाहिए। रिटेल अगर निकले तो निकल जाए, अदरवाइज फिर क्या है कि जो भाव होंगे ओपन ऑफर के, आप उसमें करेगा, उसमें टेंडर खरीद लेंगे ही कंपनी है। ठीक है, 6% ऊपर कारोबार कर रहा है आदित्य। अच्छा, मार्केट हम देख रहे हैं कि जो तेजी थी ना, निफ्टी ने भी अपनी तेजी गंवाई और निफ्टी बैंक में थोड़ी सी गिरावट बढ़ी है 123 अंकों की। ये कोई गिरावट नहीं है, ये ना मुझे लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी अच्छी हो सकती है। जो नए ट्रेडर हैं, जो नए इन्वेस्टर हैं, जो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए फियर में या फिर वॉलेटिलिटी में अपने ट्रेडिंग के या इन्वेस्टमेंट के डिसीजन ले नहीं पाए, उनको एक आकर्षक मौका मिल सकता है 25,500 के आसपास। यहाँ से नीचे जाने की बहुत, मतलब कोई ज़्यादा गिरेगा नहीं, ऐसा देख के लग रहा है। आज ये फ्राइडे वाला सेशन है, 3-4 दिन की तेज़ी हो गई है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा डिप आए, अदरवाइज तो मोमेंटम बाजार का मजबूत है। इसको वीकनेस के साइन के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। ये प्योरली छोटी सी प्रॉफिट टेकिंग है। प्रॉफिट टेकिंग भी क्या, 15 अंक तो नीचे है निफ्टी इस वक्त। आदित्य, हम देख रहे हैं कि डिफेंस वाला जो खेमे में ना 2-3 सत्र की प्रॉफिट टेकिंग है, फिर से शेयर थोड़े एक्टिव होते दिख रहे हैं। बीएल में कल भी हमने करीब 1% की तेजी देखी, बीएल का शेयर आज भी करीब 1% ऊपर है। लेकिन ये जो तेजी है आदित्य, क्या इसको शॉर्ट टर्म में एग्जिट के लिए इस्तेमाल करना है, या फिर आपको लगता है कि नहीं, स्टॉप लॉस ट्रेल करके तेजी में बने रहें? तो अभिषेक जी, टोटली डिपेंड करेगा कि आप किस पर्सपेक्टिव से स्टॉक को लेकर रखे। अगर आप ट्रेडिंग व्यू से लेकर रखे तो डेफिनेटली ये पुल बैक जो आपको देखने मिल रहा है डिफेंस स्टॉक्स में आज के ट्रेडिंग सेशन पे, उसको अपॉर्चुनिटी के जैसे यूज करें। नेक्स्ट वीक हो सकता है थोड़ा और स्ट्रेच हो जाए। तो अगर आपने ट्रेडिंग के लिहाज से स्टॉक्स लिए थे तो उसको एग्जिट के लिए मौके देखिए। अगर आप इसमें पोजीशन बना के रखना चाहते हैं और 1 से 2 साल आप बने रहना चाहते हैं तो डेफिनेटली मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है और मेरा मानना है कि ये मोमेंटम डिफेंस स्टॉक्स में कंटिन्यू होगा। तो उस लिहाज से आपको बेचना नहीं चाहिए, बल्कि इनफैक्ट हर डिक्लाइन में ऐड करना चाहिए। अगर हम स्पेसिफिक बीएल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे 420 से लेके 425 जो इसका प्रीवियस हाई था, उसके आसपास स्टॉक वापस से जाके टेस्ट करना चाहिए। करंट लेवल्स पे अगर आप मौके ढूंढ रहे हैं तो डेफिनेटली आप एक इंट्राडे या फिर 1 से 2 दिन के लिहाज से भी आप इसको खरीदारी कर सकते हैं। 410 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाए। इसके अलावा अगर हम देखें तो एचएएल में भी एक हमको अच्छी खासी तेजी देखने मिल रही है। अच्छा बेस फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे, कंसोलिडेशन काफी टाइम से चल रहा है एचएएल में अभिषेक जी। तो मुझे लग रहा है करंट लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं। यहाँ पे 5,000 से लेके 5,200 के लक्ष्य आएंगे। अगेन अगर आपको ट्रेडिंग के लिहाज से देखना है तो फिर एग्जिट अपॉर्चुनिटीज देखिए इस पुल बैक में। अदरवाइज मेरा तो मानना है कि इस पूरे सेगमेंट में आपको खरीदारी करके पोर्टफोलियो में ऐड करके रखने चाहिए और 1 से 2 साल दे स्टॉक्स अच्छी खासी आपको अपने दिखाएंगे। सरिया, स्ट्रेटजी आप ही मेंटेन कीजिए। आप ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं, दोनों के लिए आदित्य ने अपनी राय दे दी है। अगर लंबी अवधि का नजरिया रखते हैं, इन्वेस्टर हैं, तो पोजीशंस को इंटैक्ट रखें। शिप बिल्डिंग और डिफेंस जो है वो लंबी रेस के घोड़े हैं, लेकिन अगर ट्रेडिंग के लिहाज से लिया है तो ये तेज़ी जो है इसे प्ले आउट भी कर सकते हैं। प्रॉफिट बुकिंग के बारे में भी सोच सकते हैं। एसबीआई कार्ड्स के चार्ट्स को पुल अप करते हैं और आज के सत्र में स्टॉक में गिरावट नजर आ रही है।
पिछले 6 महीने में स्टॉक की परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे, इस स्टॉक ने ऑलमोस्ट 40-41% के गेन्स सिर्फ और सिर्फ 6 महीने में देखे हैं। ब्रोकरेजेस की पॉजिटिव रिपोर्ट्स होती हैं और ब्रोकरेजेस का मानना है कि 1000 के पार भी लेवल्स नजर आ सकते हैं एसबीआई कार्ड में। अब ये एंट्री अपॉर्चुनिटी देता नहीं है। लगभग हर सेशन में हम देखते हैं कि अच्छा खासा एक्शन इस स्टॉक में नजर आता है। तपन, इस गिरावट में क्या एक एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढ ली जाए? एसबीआई कार्ड्स में न्यूवामा की लेटेस्ट रिपोर्ट का ये कहना है कि 1070 तक के लेवल्स भी नजर आ सकते हैं। एसबीआई कार्ड पे मेरी काफी टाइम से पॉजिटिव आउटलुक था ही, लेकिन ये बहुत भाग चुका है। ऑनेस्टली ये काफी भाग चुका है और जो कहते हैं ना कि काफी डिस्काउंट में था थोड़े टाइम पहले, अगर आप देखो तो ये, क्योंकि तब वो था कि ग्रोथ होगा कि नहीं होगा, लेकिन अच्छी खासी क्रेडिट ग्रोथ हुई है। और अभी जैसे ये इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है तो इनका भी कार्ड में भी अगर वो देखो तो वो पर्सनल लोन देते हैं और कार्ड लोन भी देते हैं, तो वहां भी बढ़ोतरी देख रहे हैं, तो उसके वजह से इनकी इनकम बढ़ेगी यहाँ से। तो यहाँ से क्या लग रहा है कि मुझे यहाँ से थोड़ी स्टेडी इनकम होगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्योंकि शेयर बहुत भाग चुका है कि आप थोड़ा वेट कर सकते हो, करना है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मुझे ये लग रहा है कि ये स्टॉक अच्छा करेगा। लोग अभी आप देखिए क्रेडिट कार्ड ज्यादा यूज करते हैं और चीजें भी क्रेडिट में ज्यादा मिलती है, और इन लोगों ने अपनी रेंज भी बहुत बढ़ा दी है। वो कंज्यूमर फाइनेंस से लेके बहुत कुछ कर रहे हैं। आप ये देखे, जाके देखे शॉप में तो काफी एसबीआई कार्ड्स ऑफर भी दे रहे हैं, तो उस तरह से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस थोड़ी आप वेट कर सके हो, थोड़ा नीचे के लेवल पे बाय करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये स्टॉक अच्छा है फॉर अ लॉन्ग टर्म। अच्छा है, थोड़ा और इसे टूटने दें और गिरावट पे खरीदारी जरूर की जा सकती है। आज के सत्र में भी 2% की गिरावट है, लेकिन बिकवाली अगर और आती है तो एंट्री अपॉर्चुनिटी लॉन्ग टर्म के लिए मानकर चल सकते हैं। एसबीआई कार्ड की ही तरह लाइफ इंश्योरेंस प्लेस पर आदित्य आपसे एक टेक जानना चाहेंगे। एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, एलआईसी, आज ये स्टॉक्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं और गिरावट आप देखेंगे इन स्टॉक्स में इस वक्त नजर आ रही है। अगेन रिपोर्ट्स अगर देखें तो पॉजिटिव है। ब्रोकरेजेस के मोमेंटम जो है लाइफ इंश्योरेंस प्लेस में बरकरार रहेंगे, लगभग सारे ब्रोकरेजेस का ये कहना है। सिटी की इन पर्टिकुलर रिपोर्ट आई है एसबीआई लाइफ पर, टारगेट्स 2100 तक के भी एंटिसिपेट करके चल रहे हैं। ये लाइफ इंश्योरेंस में तीनों कैंडिडेट्स है, इसके अलावा भी अगर आपके रेडार पर कोई स्टॉक है, इन कंपैरिजन कौन सा अच्छा है? मेरे हिसाब से टॉप बेट इसमें से एचडीएफसी लाइफ का रहेगा। अगर डिस्क्लोजर स्टॉक हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंडेड है तो उनके पोर्टफोलियो में हो सकता है। पहले हम एचडीएफसी लाइफ की चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है करंट लेवल्स पे आपको जो मौका मिल रहा है खरीदारी करनी चाहिए। 870 के यहाँ पे टारगेट्स लगा है, नीचे 750 का अच्छा सपोर्ट है, तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करे। रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ही फेवरेबल है, फ्रेश ब्रेकआउट देखने मिल रहा है हमें यहाँ पे स्टॉक में। तो अगर मैं एसबीआई लाइफ और एचडीएफसी लाइफ के बीच में एक कंपैरिजन करूँ तो मुझे प्योरली गोइंग बाय द चार्ट सेटअप एचडीएफसी लाइफ बेटर लग रहा है। उसके अलावा हमने देखा है एलआईसी काफी समय से नहीं चला है, स्टॉक एक कंसोलिडेशन करता है, कुछ ज्यादा मोमेंटम नहीं आता है। बट मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में इसमें जो एक छोटी कंसोलिडेशन हमें अभी देखने मिल रही है, वहां से एक फ्रेश ब्रेकआउट आता है अगर, तो यहाँ पे 1050 से लेके 1150 के लेवल्स देखने मिल सकता है कि पोजिशनल ट्रेड बनाना चाहिए आपको एलआईसी में। तो आपको यहाँ पे 1050 1150 के टारगेट्स आपको देखने मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज काफी बेहतरीन कर रही है और आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है कि कंपनीज कंटिन्यू करेगी अच्छा करने के लिए। इसमें एक स्टॉक है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, मुझे लग रहा है उस पर थोड़ी नजर बना के रखनी चाहिए। ऊपर की तरफ आपको 700 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं, नीचे में आपको 620 का स्टॉप लॉस लगा है। रिस्क टू रिवॉर्ड अगेन इसमें बहुत ही फेवरेबल है, यहाँ पे खरीदारी करके चलनी चाहिए। एचडीएफसी लाइफ तीनों कंपेयर करके इस वक्त फोकस रेडार पर है आदित्य के, और टॉप पिक लाइफ इंश्योरेंस पैक में एचडीएफसी लाइफ नजर आता है। गिरावट है, एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढी जा सकती है। ये स्टॉक्स जो हैं न्यूज़ फ्लोज भी आते हैं और हमारे संवाददाता अनुराग जोशी लगातार इस सेक्टर पर बने हुए रहते हैं और जो भी इसमें अपडेट्स आते हैं आप तक जरूर पहुंचाते हैं। बाजार में अगर आप देखेंगे गिरावट नजर आ रही है। सेंसेक्स 258 अंक दिन के उच्चतम स्तर से टूटा है। निफ्टी लाल निशान में 25,536 के लेवल्स ऊपरी स्तरों से, वहां से भी गेंस फ्रिजल आउट होते हुए, और बैंक निफ्टी पर भी नजर होनी चाहिए। लेकिन चलिए ऑप्शन की एक दमदार रणनीति आपको बताते हैं ऑप्शन के चैंपियन में। सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन है हमारे साथ अपनी ऑप्शन की स्ट्रैटेजी लेकर। नीलेश, गुड मॉर्निंग, बताएं।
वेरी गुड मॉर्निंग टू मानसी। बिल्कुल देखिए, खरीदारी पर फोकस है। जिस हिसाब से अडानी ग्रुप में एक अच्छा मोमेंटम हम देख रहे हैं, स्पेसिफिकली अडानी पोर्ट, ये पर्टिकुलर काउंटर हमें स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है चार्ट पे। तो यहाँ से हम एक फॉलोअप में एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं 1470 1480 तक के इमीडिएट लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे 1440 का एट द मनी का कॉल ऑप्शन लेने की सलाह होगी 43-45 के बीच में। स्टॉप लॉस रखना होगा 35.50 पैसे का। पहला टारगेट यहाँ पे 55 रुपए का एंड दूसरा टारगेट 66 का हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। तो अडानी पोर्ट में इसका अगर हम लॉट साइज भी देखें तो 475 का है। इसीलिए इन टर्म ऑफ रुपीज अगर हम रिस्क देखें, अप्रोक्सीमेट रिस्क पर लॉट 4200 का है एंड अप्रोक्सीमेट रिवॉर्ड पर लॉट यहाँ पे 10,000 की बनते हुए नजर आ सकते हैं। ओवरऑल जैसे कि मैंने कहा, अडानी पोर्ट हमें यहाँ से 1470 से 1490 तक की हो जाता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए यहाँ पे 1440 का कॉल ऑप्शन लॉन्ग करके चल सकते हैं। नीलेश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ऑप्शन की रणनीति हमें बताने के लिए। अडानी ग्रुप स्टॉक्स में एक्शन है। अडानी पोर्ट 1440 की कॉल खरीदने की राय 43-45 के लेवल्स पर आपको मिलेगी। लक्ष्य 55 के पहले, उसके बाद 66 तक भी जा सकता है। स्टॉप लॉस 35 रुपये 50 पैसे का लगाएं। अधिकतम मुनाफा ये वर्कआउट होने पर 10,000 का हो सकता है और मैक्स टू मैक्स लॉस जो है 4,200 का भी होने की संभावना है अगर ये कॉल रिवर्स जाती है तो। एफएनओ ट्रेडिंग को लेकर एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपके स्क्रीन पर। एफएनओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है। एफएनओ ट्रेडर्स को औसतन 50,000 का नुकसान होता है। घाटा होने के बावजूद 28% ट्रांजैक्शन के रूप में देना होता है। वहीं मुनाफा होने पर 15 से 50% ट्रांजैक्शन के रूप में खर्च होता है। इसीलिए अपने एडवाइजर से सलाह लें और उसी के बाद एफएनओ में उतरें। और चलिए, आज एमएसएमई डे है और छोटे कारोबारी देश की नींव हैं। और अगर आप देखें, ग्रोथ एमएसएमई सेक्टर की काफ़ी हद तक बढ़ती हुई नज़र आती है और इसी को ध्यान में रखते हुए एमएसएमई डे पर एक खास विशेष पेशकश आपके लिए हम लेकर आए हैं। आज शाम 6 बजे एमएसएमई गाइड, एमएसएमई डे स्पेशल। काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये कॉन्वर्जेशन, ये सेगमेंट, जिसमें हम एमएसएमई के दिग्गजों को जोड़ेंगे और आपको अवेयर करने का लक्ष्य है ईटी नाउ स्वदेश का। जागरूकता फैलाना, क्योंकि टियर 1, टियर 2 सिटीज़ में एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस का विजन जितना बढ़ता हुआ दिख रहा है भारतीयों में, उसी की तर्ज पर एमएसएमई यानी कि छोटे कारोबारी जो हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस में लगातार बढ़ रहे हैं। और इस पर सरकार भी, हर राज्य की सरकार लगातार फोकस कर रही है और हर राज्य की सरकार छोटे कारोबारी जो हैं उनको बढ़ावा देने के लिए कई सारे स्कीम्स लेकर आ रहे हैं। अगर आप एमएसएमई हैं तो आपको क्या करना चाहिए, रजिस्ट्रेशन से लेकर एग्जीक्यूशन तक सारी डिटेल्स एमएसएमई गाइड हमारे इस स्पेशल में हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो इस कड़ी में हमारा पहला सेगमेंट एमएसएमई गाइड, एमएसएमई डे स्पेशल, आज शाम 6 बजे देखना बिल्कुल ना भूलें। और चलिए, एक और सवाल आदित्य आपसे जानना चाहेंगे। इंडिगो, इस स्टॉक में भी आज शायद डाउन टर्न्स देखने को मिले हैं, लेकिन क्या आपको ये स्टॉक पसंद आता है? आई थिंक इसे हमने डिस्कस भी किया है बुलेटिन में। करीब 1% की तेजी है 5743 के लेवल्स पर। गिरावट में एंट्री अपॉर्चुनिटी या किन स्तरों पर एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढी जाए? करंट लेवल से मानसी इंट्राडे के हिसाब से भी इसमें खरीदारी कर सकते हैं। एक फ्रेश ब्रेकआउट आया है, इसमें ऑल टाइम हाई की तरफ ट्रेड कर रहा है स्टॉक। मुझे लग रहा है करंट लेवल्स पे अगर हम खरीदारी करते हैं तो यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने मिलेगा। ऊपर में आपको यहाँ पे 6000 टारगेट्स निकल कर आते हैं। और अगर इंट्राडे के लिहाज से देखें तो 5850 के टारगेट्स देखें, इंट्राडे के लिए 5850 के टारगेट्स, और थोड़ा पोजिशनल देखें तो 6000 के टारगेट्स। और यहाँ पे स्टॉप लॉस हमको लगाना है 5700 का फॉर इंट्राडे और 5650 फॉर थोड़ा पोजिशनल ट्रेड। तो 5700 इंट्राडे टारगेट स्टॉप लॉस लगा है, 5650 थोड़ा पोजिशनल स्टॉप लॉस लगा है। इंट्राडे टारगेट 5800 का यहाँ पे और पोजिशनल टारगेट यहाँ पे 6000 का। का पोजिशनल टारगेट 5800 के पार 5900 के लेवल्स भी जल्द से जल्द नजर आ सकते हैं। आदित्य, आपकी तरफ से कोई डिस्क्लेमर? हमने जो स्टॉक्स डिस्कस किए मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है, निजी पोर्टफोलियो में, बट ये स्टॉक्स हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंडेड हो सकते हैं, उनके पोर्टफोलियो में डेफिनेटली हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और मार्केट पर स्टॉक स्पेसिफिक अपनी रणनीति में सजाने के लिए। हैव अ नाइस डे एंड अ ग्रेट वीकेंड टू यू। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब 10 के बाजार की तरफ रुख करेंगे। कमोडिटी मार्केट स्पेशल आपको बताएंगे और साथ ही मार्केट के महारथी भी लेकर आ रहे हैं। 10 के बाजार की शुरुआत इस वक्त की कैनरा बैंक न्यूज़ हेडलाइंस के साथ।